गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है जी? सब कैसे हैं भाई? मस्त एकदम। तो उम्मीद है सब मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो है थोड़ा सा खुशी का भी दिन है। खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि जो मैंने आपको छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है ना, जिसमें कुल कितने टॉपिक है जी? तो लगभग आपके छत्तीसगढ़ के भूगोल में 17 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 17 टॉपिक है। उन 17 टॉपिक को जो है मैंने कवर करा दिया था, 16 टॉपिक, और आज हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो 17 टॉपिक है, उस 17 में से मैंने कृषि बस को छोड़ दिया था क्योंकि कृषि में अद्यतन आंकड़े देखने होते हैं। और ये तो लास्ट लास्ट में ही, मतलब दिसंबर एंड पे ही, मतलब अभी दिसंबर तो खैर एंडिंग आया नहीं है, लेकिन दिसंबर एंड तक लगभग सारे आंकड़े आ चुके होते हैं। तो दिसंबर एंड तक हमको पढ़ना होता है कृषि को, सबसे लास्ट। तो फाइनली आज जो है हम लोग 17वां टॉपिक है ना, मेरे अकॉर्डिंग 17वां टॉपिक। ऐसे कृषि पहले ही पढ़ लेना होता है, लेकिन पूरे आंकड़े जो है अभी तक नहीं मिल पाए थे, अब मिल गए हैं। तो अब पूरे आंकड़े मैं आपको समझा भी दूंगा, और इस तरह से समझा दूंगा कि आगे आने वाले जो भी प्रश्न होंगे उसको आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, और क्वेश्चन में आपको आंसर क्या सोच कर लेना होता है। तो इस तरह से 17वां टॉपिक जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। आप लोग के अंदर भी खुशी दिख रहा है, मतलब कि हाँ, फाइनली छत्तीसगढ़ का भूगोल जो है हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ के भूगोल को ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाना छोड़ूंगा, इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ के भूगोल के जो 17 टॉपिक है उनको मैं दो दो टॉपिक को मिक्स करके लेके आऊंगा, जिसमें फास्ट ट्रैक क्लासेस होंगी, और एक दिन में हम क्या करेंगे, दो दो टॉपिक को कवर करेंगे। और उसमें उससे रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट होता है, स्मॉल सा, बिल्कुल शॉर्ट सा, बिल्कुल, तो वो शॉर्ट सा जो थ्योरी पार्ट है वो लास्ट में हम देखा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लिया है। अब जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो अब अभी तक हम क्या करते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे और उसका एक्सप्लेनेशन वहीं पर देखते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि आप एक बार पढ़ चुके हो। ठीक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं आपको कि आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, समझ लीजिए आप। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है उसका आंसर आप ले पा रहे हो कि नहीं ये देखेंगे, मतलब हम लोग मॉक टेस्ट जैसा चालू करेंगे, और लास्ट में पूरे एक्सप्लेनेशन को बिल्कुल सीक्वेंस से थ्योरी के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब जो है चीजें आपको ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो सकेंगी। ठीक है, ठीक। हाँ, सीजीपीएससी में एज लिमिट 45 तो रहता है जी। एज लिमिट 45, 45। ठीक है, पीएससी का जो एज लिमिट है वो 45। ठीक। और किसी को कोई समस्या हो भूगोल से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ के भूगोल से रिलेटेड, तो बता दीजिएगा। और आप जान रहे हो कि क्रिसमस आ रहा है ना? तो क्रिसमस आ रहा है, तो क्रिसमस का जो ऑफर है वो लगने वाला है। ठीक है, तो ये ऑफर जो है वो 20 से 25 दिसंबर रहेगा। 5-6 दिनों का ये ऑफर रहेगा, 25 के बाद नहीं, 25 लास्ट रहेगा जी, है ना? 20 से 25, 6 दिन तक ये ऑफर चलेगा। ठीक है, अब आप जान रहे हो जब भी कोई त्योहार आता है तो हमारे तरफ से जो ऑफर रहता है उसमें आपको 30% डिस्काउंट दिया जाता है ना। तो इस बार भी 30% डिस्काउंट रहेगा। कूपन कोड वही है ना? कूपन कोड जो है, कूपन कोड आपका रहने वाला है D444, है ना? एक बार 4, दो बार 4, 3 बार 4, मतलब 3 बार 4 लिखना है बिना स्पेस के। तो कूपन कोड आपका रहने वाला है D444, और इसमें आपको क्या होगा, 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो पीडीएफ नोट्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो क्लासेस हो, कोई भी कोर्स हो। ठीक है, तो उसमें 30% का डिस्काउंट ऑफर चलने वाला है। 20 जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है 20 से 25 के बीच में ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखो हर चीज का जो है एक समय होता है, तो ये ऑफर का भी समय है, 6 दिन है, 20 से 25, है ना? आज चालू नहीं हो रहा, आज देखो आज 17 तारीख है। आज मैं बता रहा हूँ, मतलब आप समझ लो 3-4 दिन पहले, इसीलिए बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, याद रखिएगा, 20 से 6 दिन रहेगा, 20 से 25 दिसंबर। ठीक, कूपन कोड दोनों ही, हमारे दोनों जो मोबाइल एप्लीकेशन है, दोनों ही मोबाइल एप्लीकेशन पर ये कूपन कोड लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो अप्लाई कर लीजिएगा, और क्रिसमस जो है अच्छे से मनाइए, है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। आज जो है हमको कृषि का टॉपिक कवर करना है, लेकिन कृषि में सिर्फ कृषि नहीं होता है। कृषि में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, और कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, और उसके साथ साथ मत्स्य पालन भी होता है। तो हम लोग टोटल 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कितने टोटल? कृषि में हम क्या करने वाले हैं, टोटल 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कृषि के साथ साथ हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो कृषि के क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा उद्यानिकी मतलब बागान या बगीचा बनाकर जो
फसलें उगाई जाती है, जैसे उद्यानिकी में मेनली आपका टमाटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम पशुपालन देखेंगे, है ना, पशुओं की क्या स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम देखेंगे मत्स्य पालन, तो मछली पालन के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, 45 है एज लिमिट। ठीक, हाँ, ओहो, ठीक, अच्छे हैं आपके क्वेश्चन। ठीक, लेकिन क्या बोल लेते हैं, एक चीज बोलते हैं, देखो आप लोग सब समझदार हो जी, और समझदार को तो इशारा काफी है ना जी। ठीक है, और नहीं, पेड कोर्स जो रिलेटेड चीजें हैं पेड कोर्स वाली, उससे हमने टेस्ट सीरीज और उसको हटा दिया है, पीडीएफ नोट्स वाली चीजों को। टेस्ट सीरीज जो रहेगा वो बेसिक टेस्ट दिया जाएगा, और पीडीएफ नोट्स के लिए क्या हो रहा था ना, परेशानी थोड़ा ज्यादा बढ़ जा रहा था, इस कारण क्योंकि कोर्स में ऐड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज को अब हमारे कोर्सेज से अलग कर दिया है, ताकि जिसको सिर्फ पीडीएफ लेना हो वो सिर्फ पीडीएफ ले ले, जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना हो वो सिर्फ टेस्ट सीरीज ले ले, और जिनको सिर्फ क्लासेस चाहिए वो सिर्फ क्लासेस ले ले, इसलिए इसलिए ठीक है। और पीडीएफ में अब क्या है, एक एक को समझा पाना पॉसिबल नहीं है। अब समझना, छत्तीसगढ़ का भूगोल की, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल समझना, छत्तीसगढ़ के भूगोल में जो चीजें मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मैप बनाकर, हो सकता है अगले साल मैं उससे एक्स्ट्रा कंटेंट डालूं उसमें, तो वही पीडीएफ सेम अगले साल तो काम आएगा नहीं। ठीक है, दूसरा, जो चीज आपको लिख कर पढ़ाया जा रहा है वो चीज आपको नोट करना होता है, बस ये छोटा सी चीज समझना है हमको। तो मैक्सिमम जो क्लासेस हैं वो लिखकर ही पढ़ाई जाती हैं, ताकि आपको याद हो सके, और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक याद कैसे होगा, इसीलिए आपको लिखना पड़ता है, इसीलिए पीडीएफ नोट्स वाली चीजों को हमने हटा दिया उसमें। ठीक है, हाँ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, लिख कर ही, मतलब जो चीजें आपके, जैसे ये कंटेंट है तो ये आपको क्या है, ये टाइपिंग में दिख रहा है, तो ये टाइपिंग में दिख रहा है तो ये मिलेगा, लेकिन अगर आपको कोई चीज लिखकर पढ़ाई जा रही है तो वो तो आपको नोट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग का मन इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अब तैयार रहेंगे, है ना, अब तैयार हो जाएंगे सबके साथ, जब पहले से पता रहेगा कि पीडीएफ नोट्स मिलने वाला नहीं है, टेस्ट सीरीज मिलने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग देंगे वो अलग बात है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देंगे, हम लोग कोर्स में पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज देंगे, लेकिन वो उसमें लिखा नहीं रहेगा, बताए कि आपको मिलेगा ही करके। ठीक, तो ये बिल्कुल राज्य के नीति निदेशक तत्व जैसा हो गया, पता है, वो सरकार के ऊपर है कि वो योजनाओं का लाभ आपको दे या ना दे। संविधान तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो संविधान पढ़ा है ना आपने, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में डालने के कारण क्या होगा, हमारी थोड़ी परेशानियां, आपकी भी और हमारी भी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, अभी मामला आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, चलो, अभी मामला समझ में आ रहा है, अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, इसीलिए नोट्स आप खुद बनाएंगे तो याद रहेगा, और इससे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, है ना। सुविधाएं बढ़ती है तो हम ही आलसी हो जाते हैं, बताएं। ठीक है, सुविधाएं जितनी कम होंगी मेहनत हम उतना ज्यादा करेंगे। ठीक है, एक दिन मेहनत करने से कोई सफल नहीं होता, लेकिन जो रोज मेहनत करेगा वो एक दिन सफल जरूर होगा, बताएं, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। आज का जो क्लास है कृषि के ऊपर है। पहला टॉपिक आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ में कृषि। छत्तीसगढ़ में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है बताइए, उत्तरी पहाड़ी छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का बधाई, ये सभी। तो छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश है, इसमें से कौन कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है ये पूछा जा रहा है। चलिए आंसर देना चालू करते हैं, क्लास पर आते हैं। ठीक है, बाकी चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले जो है हम लोग क्वेश्चन कर लें, क्योंकि आप जान रहे हो मेरी क्लास में बहुत कम ऐसा होता है कि 100 क्वेश्चन से कम रहे, है ना। मैक्सिमम जो है 100 प्लस क्वेश्चन ही रहते हैं, और उसके लिए मेरे को समय चाहिए होता है पढ़ाने के लिए। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करेंगे तो जो है समय कम पड़ जाएगा, और फिर लास्ट में फास्ट ट्रैक कराना पड़ जाएगा, तो चीजें आपकी स्किप होंगी, मैं तो अपने टाइम पे ही जाऊंगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं, लास्ट में जो टाइम बचेगा ना 5-10 मिनट का, उसमें हम लोग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको समस्याएं रहेंगी वो सारी चीजें आप बताइएगा, पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे। ठीक है, चल, तो छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश क्या है, ये सभी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है अगर देखा जाए तो 3 कृषि जलवायु प्रदेश है। वो 3 कौन सा है, तो उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण का पठार मतलब बस्तर का पठार, और बीच का मैदान, है ना। बीच का मैदान मतलब अगर इसको छत्तीसगढ़ को इस तरह से बांटा जाए तो उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, बीच का मैदान, ठीक है,
उत्तर का पहाड़ी क्षेत्र, सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, बीच वाला मैदान, और नीचे दंडकारण्य का पठार या बस्तर का पठार, ऐसे 3 भागों में बांटा गया। भले ही संभाग हमारे यहाँ 5 है, लेकिन कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो मैदान है, पठार है, सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र है, रायपुर का मैदानी क्षेत्र नहीं है। तो रायपुर का मैदानी क्षेत्र तो छत्तीसगढ़ के मैदान में ही आएगा ना जी, इसीलिए इसको हटा देंगे, क्योंकि कृषि जलवायु क्षेत्र को उत्तर, दक्षिण और बीच ऐसा करके बांटा गया है। उत्तर का पहाड़ी, बीच का मैदान, दक्षिण का पठार, ऐसा। ठीक है, और रायपुर का मैदानी क्षेत्र नहीं होगा क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ के मैदान में ही आ जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? गुड इवनिंग। ये मक्खन लगा रहे हो क्या जी? सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो करके, ऐसे मक्खन वक्खन मत लगाओ, मैं पढ़ाऊंगा, ये चिंता मत करो। अच्छा मक्खन नहीं लगा रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, मक्खन नहीं लगा रहे हो। कृषि जलवायु क्षेत्र में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? 3, अभी आपने पढ़ा 3। ठीक है, 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बोलता है कि छत्तीसगढ़ के धान के किस किस्म को 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक मतलब वो उस जगह की खासियत हो जाती है, जीआई टैग दे देना। ठीक है, तो जीआई टैग किसको दिया गया 2021 में? क्योंकि इससे पहले भी 2018 में भी दिया गया था, है 2018 की बात करें हम तो 2018 में जीरा फूल को दिया गया था भाई, 2018 में जीरा फूल को दिया गया था। 2021 में किसको दिया गया पूछा जा रहा है। यस, सही बोल रहे हैं सबके सब कि 2021 में छत्तीसगढ़ के बासमती कहे जाने वाले नागरी दुबराज चावल को दिया गया था। किसको दिया गया था? छत्तीसगढ़ के बासमती, इसको छत्तीसगढ़ का बासमती कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बासमती कहा जाने वाले नागरी दुबराज चावल को दिया गया था। अच्छा एक चीज और, जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ का भूगोल लगभग अब कंप्लीट कर लिया है, कृषि आज पढ़ने के बाद पूरा कंप्लीट भूगोल पर्यटन के साथ बिल्कुल, तो ये इसका पूरा एक प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा जिसमें पूरे वीडियोस रहेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, और ये वीडियोस आपके इसी ईयर तक रहेंगे, 31 दिसंबर तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद प्राइवेट हो जाएगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम रहेगा, अभी 15 दिन 13 दिन है, अभी 13-14 दिन कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, रोज एक वीडियो करेंगे, कवर हो जाएगा। जिसको रिवाइज करना होगा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक, बाद में ये मत बोलिएगा कि सर आपने बताया ही नहीं, बताने से पहले ही प्राइवेट हो गया करके। तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी बता दे रहा हूँ, तो प्राइवेट हो जाएगा, उससे पहले कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें पूरा प्लेलिस्ट में एक साथ रहेगा सारे वीडियोस। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के धान के किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो इसको प्रदान किया गया दुबराज को, है ना, बासमती कहे जाने वाले को। ठीक है, और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ 3 जनवरी 2023। इसका रजिस्ट्रेशन कब किया गया? 3 जनवरी 2023, है ना। इसको नागरी दुबराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि धमतरी जिले में सिहावा, है ना, सिहावा नागरी जो है ना, धमतरी जिले में जो सिहावा है ना, उसके पास जो नागरी नामक जगह है, वहां का ये उत्पत्ति, उस जगह के उत्पत्ति का चावल है ना, उस जगह का, मेनली उसी जगह का चावल। तो जीआई टैग का मतलब ही होता है कि भौगोलिक संकेतक, मतलब उस भौगोलिक जो एरिया है उसको क्या करता है, वो इंडिकेट करता है कि इस जगह पर ये खास रूप से पाया जाता है। ठीक है, ये इस जगह की पहचान है करके। ठीक, तो इसीलिए इसको नागरी दुबराज बोल के आप याद रखिएगा। चावल का नाम दुबराज है, नागरी इसलिए ताकि स्थल याद रहे कि धमतरी जिले का सिहावा नागरी। ठीक है, नहीं नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। यूट्यूब में जो वीडियोस चल रहे हैं उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, प्राइवेट होगा सबके लिए हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चावल की एक किस्म नहीं है? इसमें से कौन सी चावल की एक किस्म नहीं है? ठीक है, तो अरपा, क्रांति, पूर्णिमा। ठीक है, अगर आप गेहूं की किस्मों को याद कर लो ना, है ना, आप समझना मामला को,
अगर आप गेहूं की किस्मों को याद कर लो तो चावल अपने आप क्लियर कर लोगे। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा चावल की एक किस्म नहीं है, तो मैं कुछ नाम बताता हूं जिससे आपको गेहूं वाला याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बोलो सरबती। क्या बोलोगे? सरबती। उसके बाद बिलासा, बिलासा के बाद अरपा, और अरपा के बाद आपको रतन। ठीक है, ये सब नाम एक ही जगह से रिलेट कर रहे हैं, वो है बिलासपुर, है ना। बिलासा, अरपा, रतन, है ना, रतनपुर, बिलासपुर, समझ रहे हो। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको एक्चुअली में कैसे याद रहेगा? तो बिलासा 5005, अरपा 503, रतन 5010, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस नाम के आगे इस तरह के कुछ आंकड़े लिखे हो, ठीक है, तो जनरली उसको आप क्या मानोगे? गेहूं मानोगे। ठीक है, उसको क्या मानोगे? जनरली आप क्या मानोगे जी? उसको आप गेहूं मानोगे। ठीक है, उसको जनरली आपको क्या मानना है? गेहूं मानना है। ठीक, उसको क्या करना है? गेहूं मानना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट जी, एक व्यक्ति को जो है ना ब्लॉक करना है। कहाँ गया? ठीक, हाँ थोड़ा सा अच्छा लगा, पता है क्या है ना, ईगो हट हो जाता है कई बार, पता है, मतलब मैसेज देखकर। ठीक है, तो कुछ उटपटांग मैसेज करते हैं ना जिन लोग, लगता है मेरे को कि नहीं ये जो है आपका लहजा नहीं है बात करने का एक टीचर से, तो मैं उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। चलो, सरबती, बिलासा, अरपा, रतन, है ना, सरबती, बिलासा, अरपा और रतन। ठीक है, तो आपको गेहूं के लिए क्या याद रखना है? 5005, ठीक है, 503 और 5010। ये बिलासा, अरपा, रतन, ये ना बिलासपुर में ही है। देखो बिलासा, बिलासा ताल है, अरपा नदी है, रतनपुर है, ऐसे करके आप बिलासपुर से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सरबती, ठीक है, सरबती, अरपा और रतन और बिलासा, ये क्या है? गेहूं की प्रजाति है। तो इस हिसाब से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा चावल नहीं है, तो अरपा जो है वो चावल नहीं है। ठीक है, अरपा 503 जो है वो चावल नहीं है। ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा है ऑनलाइन वालों? बताओ पूरा दिख रहा है कि नहीं? कैसे क्लियर दिख रहा है कि नहीं? कैसे बोल रहे हो क्लियर नहीं दिख रहा है? पीडीएफ बस ये लास्ट आज टॉपिक है, कंप्लीट होने के बाद मेरे को 2 से 4 दिन और लगेंगे। 2 से 4 दिन में आपको एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट करने लगेगा, दिखने लगेगा पीडीएफ पूरा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि वाकई में आप जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं। देखो तो जी, पूरा क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो लिखा हुआ वो कट गया, ओ हो, ठीक ठीक ठीक, ऐसा बोलो ना जी, पूरा पूरा बोलोगे तब तो बात बनेगा। चलो लिख देता हूँ, ठीक है, फिर से लिख दो। फिर से लिख देना, यहां लिखो, ये लो, सरबती, ठीक है, बिलासा, अरपा और रतन। देखो क्या है ना, आप लोग बात को समझना, थोड़ा लिखा हुआ आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन आपको उस बुक से पढ़ने के बाद याद हुआ कि नहीं, चीजें दिमाग में सेट हुई कि नहीं, ये डिपेंड करता है एग्जाम में आप आंसर टिक कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, क्लास इसीलिए आप ज्वाइन करते हैं ताकि आप क्या कर सकें, आपसे एग्जाम में गलती ना हो। पढ़ के तो आप भी जाओगे, आपके बाजू वाला भी पढ़ के जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें देखो, मैं अब आपको बुक में लाइन से लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आपको मैं इस तरह से लिख कर क्यों बता रहा हूं, ताकि जब आप रिवाइज करो, इसको रिवीजन करो आप, है ना, तो आपको ध्यान रहे कि मैंने आपको इसी तरह से पढ़ाया था। ठीक है, सरबती, बिलासा, अरपा, रतन, है ना, बिलासपुर, अरपा नदी, रतनपुर, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको। 5005, 503, 5010, ऐसे कोई आंकड़े दिखे आपको, है ना, 5 वाले, तो आप याद रखना ये गेहूं की प्रजाति है, जनरली ये गेहूं की प्रजाति होती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको ये बोलता है कि निम्न में से कौन सी धान की किस्म है
इसमें से कौन सी धान की किस्म है? तो अभी आपने पढ़ा ये 5 वाले जो आंकड़े हैं, रतन, बिलासा, अरपा, अरपा नदी, बिलासपुर, रतनपुर, ये सब गेहूं है। अरपा नदी, बिलासपुर, रतनपुर, ये सब क्या है? गेहूं की किस्म है। तो सीधी सी बात है, स्वर्णा जो है धान की एक किस्म होगी। स्वर्णा एक धान की किस्म होगी, ठीक है। तो जितने भी जय माता दी बोलो, बताए बिल्कुल जय माता दी बोलो, धान की किस्में याद हो जाएंगे। जैसे स्वर्णा, महामाया, दंतेश्वरी, बम्बलेश्वरी, है ना। माताओं का नाम पढ़े हुए नहीं, जय माता दी आपको बुलवाता हूं मैं, है ना। सबके सब जय माता दी टाइप करो, चावल के नाम तुरंत याद हो जाएंगे। चावल के प्रकार याद करने के लिए जय माता दी याद रखना है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जय माता दी हाथ जोड़कर। स्वर्णा, महामाया, बम्बलेश्वरी, ठीक है, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक। तो चावल की किस्म कैसे याद रखेंगे हम? स्वर्णा, महामाया, बम्बलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक। याद हुआ चावल की किस्म? इसी तरह से याद रखना है। गेहूं तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धान की एक किस्म नहीं है? धान की एक किस्म नहीं है बोल रहा है, नहीं है। ये तीनों नहीं है जी, रुको। रतन, बिलासा और अरपा, ये तीनों धान की किस्म नहीं है। रतनपुर, बिलासपुर, अरपा, ये सब क्या है? ये गेहूं की किस्म है। तो इसका आंसर बी, सी, डी तीनों आ जाएगा। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा रहा कहीं पे कि ब, स, द लो, या ए, बी, सी लो, या बी, सी, डी लो, ऐसा कूट में रहेगा। तो कैसे लेना होगा आंसर? बी, सी और डी, बी, सी और डी, ये याद रखेंगे आप, है ना। चलो, यहां पर उत्तर में क्या लिखा रहता है इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ये सब आंसर्स जो हमारी नालायक टीम बनाती है उससे उनसे कभी उल्टा आगे पीछे हो जाता है। तो इस पर आपको फोकस नहीं करना है। क्लास में अभी आपको क्या पढ़ाया गया? इसमें से कौन सी धान की किस्म नहीं है ना। तो इसमें से कौन सी धान की किस्म नहीं है? तो रतन नहीं है क्योंकि गेहूं है, बिलासा नहीं है क्योंकि गेहूं है, अरपा नहीं है क्योंकि गेहूं है। आपको क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। वैसे अच्छा भी होता है पता है, क्योंकि अगर मान लो कोई हमको कॉपी कर रहा होगा, ठीक है, वो तो पूरा वीडियो देखेगा नहीं, ठीक है, वो सीधा क्या करेगा, कॉपी करके पढ़ाना चाहेगा, ठीक है। तो वो उसी आंसर को लेगा, पता है, जिससे पता चल जाएगा, पता है उसको, उसके अंदर कितना ज्ञान है ये पता चल जाता है। क्योंकि हमसे ही पढ़े हुए लोग जो है आज जो है मतलब अच्छी जगह पे पहुंच गए, ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी क्या करते हैं वो लोग, कॉपी करते हैं, पता है, आज भी, समझ रहे हो। तो और उसमें से कई लोग तो क्या ही बोलना होता है, हमारे ही स्टूडेंट रहे, आज भी जो है कॉपी कर रहे हैं। खुद का कंटेंट बनाओ, कब तक कॉपी करते रहोगे, ठीक है, कंटेंट बनाना चाहिए खुद। तो ये ऐसा ऐसा गलती हो जाता है तो मेरे को अच्छा लगता है, पता है कि एक आध गलती तो रहना चाहिए, ताकि अगर कोई कॉपी करे तो उसको पता ना चल पाए कि यहाँ पर गलती था करके, ठीक है। चलो, छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 5005 किसका एक प्रकार है? बताइए, बिलासा 5005 किसका एक प्रकार है? तो मैंने बताया ना, बिलासपुर, रतनपुर, अरपा, कभी भी आ जाए सरबती, तो आपको क्या करना है, लेना है आंसर गेहूं। क्या आंसर लेना है जी? गेहूं आंसर लेना है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर दूं? क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? चलो अगला बात, राज्य की कौन सी जैविक फसलें हैं? देखो क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर? देखो ऑनलाइन वालों, कुछ भी चीज अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो स्क्रीन पर तुरंत बताया करो, ये नहीं दिख रहा है करके। अब ठीक है, ठीक। तो बादशाह फूल, जवा फूल, दुबराज, उड़द, है ना। मैं बता दूं आपको, बादशाह फूल, जवा फूल और दुबराज, ये तीनों जो है ये चावल की एक किस्म है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आ गया है तो आप याद भी कर लो कि ये तीनों क्या है, चावल की एक किस्म है। जबकि उड़द एक दाल होता है। उड़द क्या होता है? एक दाल होता है। खाया हो गया आप? नहीं खाया उड़द दाल? उड़द एक दाल होता है, ठीक है। लेकिन वहां पर ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कौन सा चावल है कौन सा दाल है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बताइए राज्य की जैविक फसलें कौन सी है। जैविक फसलें मतलब ऑर्गेनिक क्रॉप, मतलब उसमें कोई केमिकल से नहीं उगाया जाएगा, उसको पता है, उसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाएगा, समझ रहे हो। मतलब गोबर का जो खाद होता है उससे बना जो है खेती की जा रही है, इसी को जैविक फसलें कहा जाता है। तो ऐसे कौन सी फसलें हैं जिनका
जैविक फसलों के रूप में जिनका उत्पादन किया जाता है। तो राज्य में खाए हो, चलो बहुत अच्छी बात। सी गलत, उड़द को भी उगाया जाता है जी, जैविक फसल है उड़द भी, ठीक है, उड़द भी क्या है, जैविक फसल है। ऐसा नहीं कि उड़द जैविक फसल नहीं है, उड़द भी जैविक फसल है। कैसे, क्या लगा कि ये तीनों चावल है और ये दाल है तो दाल है, जैविक फसल नहीं होगी? ठीक है, वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ की जो मुख्य फसल है वो धान है, क्योंकि सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान। इंदिरा नंदीराज किसकी एक किस्म है? तो इंदिरा नंदीराज, इंदिरा नंदीराज किसकी एक किस्म है? बताइए, इंदिरा नंदीराज किसकी एक किस्म है? आम, पपीता, गन्ना, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया, कितने लोगों का आंसर सही है, वाह, मजा आ गया आंसर सुन के। इंदिरा जो है वो आम, इंदिरा नंदीराज जो है वो आम का क्या है, प्रकार है, मैंगो। चलो जैसे ही गर्मी आएगा फिर मैंगो जूस पीना चालू करेंगे। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल, तो छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल क्या है जी? धान है। चलो आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल चावल है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्यों बार बार आ रहा है पता है? अभी इसी को थोड़ा सा बदल के पूछेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2021-22 में धान के पश्चात किस अनाज का रोपित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है जी, क्योंकि अगर देखा जाए क्षेत्रफल, रोपित क्षेत्रफल देखा जाए तो धान के बाद जो रोपित क्षेत्रफल है, धान का जो रोपित क्षेत्रफल है वो 4,348,000 हेक्टेयर है। ठीक है, 4,348,000 हेक्टेयर है। और वहीं पर गेहूं का 160 हेक्टेयर है, 160,000 हेक्टेयर है। जो भी बता रहा हूं वो 1000 हेक्टेयर में रहेगा। और मक्का का 132 है। तो धान तो है नहीं, कोदो कुटकी ज्वार तो बिल्कुल ना के मात्रा में होता है। अब कंपटीशन सिर्फ गेहूं और मक्का में। अब समझना मेरे बात को थोड़ा सा, जब रोपाई करते हैं तो ज्यादा क्षेत्र गेहूं का है, मक्का का नहीं। लेकिन जब उत्पादन होता है तो आप जान रहे हो भुट्टा का जो पेड़ है उसमें कितना सारा भुट्टा निकलता है, समझ रहे हो? कितना सारा भुट्टा होगा। और गेहूं उतने ही एरिया में, मतलब इतने बड़े एरिया में गेहूं कितना ही होगा, और उतने बड़े में एक भुट्टा का पेड़ हुआ तो कितना सारा भुट्टा होगा, कितना सारा मक्का होगा, समझ रहे हो? तो ऐसे में उत्पादन मक्का का ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है कि धान के पश्चात अनाज, किस अनाज का रोपित क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो रोपित क्षेत्रफल जो है वो गेहूं का अधिक है, क्योंकि 160,000 हेक्टेयर और 130,000 हेक्टेयर मक्का का है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो मक्का का उत्पादन जो है वो 430,000 मीट्रिक टन होता है, 430 समझना, और गेहूं का 200। ठीक है, 430 उत्पादन की बात करें तो मक्का 430 और गेहूं 203, बहुत बड़ा डिफरेंस है। गेहूं का जस्ट डबल है ना। अगर हम मक्का की बात करें तो उत्पादन जो है गेहूं से जस्ट डबल होता है मक्का हमारे। इसका मतलब छत्तीसगढ़ में धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल मक्का है, क्योंकि उत्पादन तो मक्का का ज्यादा हो रहा है गेहूं के बाद। ठीक है, मामला समझ में आया? ये क्या हुआ, निम्मी बघेल को काहे रो रहे हो भाई? है आया मामला समझ में? अब यहां पर आंसर कुछ भी लिया हो, आंसर कुछ भी लिया हो, आपको मामला समझ में आया, आप अपना आंसर सही ही लेके आना। आपको पता है ना कि क्षेत्रफल 160,000 हेक्टेयर है किसका, गेहूं का। सीधी सी बात है, धान के बाद गेहूं। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किसका है? तो धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र जो है वो किसका है जी? गेहूं का है। किसका है? गेहूं का है। धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र किसका है? तो धान के बाद सर्वाधिक रोपित क्षेत्र जो है वो गेहूं का है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको पलट कर पूछ दे कि राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है, तो अब तो उत्पादन देखना पड़ेगा ना जी। जिसका उत्पादन ज्यादा होगा, जिसका उत्पादन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है प्रमुख फसल वही होगी। इसीलिए इस साल कृषि में बहुत सारे आंकड़े बदले हैं, वो जो है आज के क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगा और चीजों को सिखा भी दूंगा कि कैसे समझते हैं हम इस चीज को। ठीक है, क्या कर रहे हो? दिन भर पढ़ाई कर रहे हो पर याद नहीं हो रहा है?
पढ़ाई नहीं करना है, दिन भर आपको रिवीजन करना है। जो चीजें आपको याद नहीं हो रही है उसको सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, उल्टा मत कर लेना। सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद नहीं पढ़ना है आपको। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 टाइम आप बिल्कुल दवाई के जैसे पीला गोली होगा, जिस भी कलर का होगा, नीला गोली, नीला कापी है तो नीला गोली, वो गोली खाइए, मतलब बढ़िया, ठीक है, तब हो पाएगा। ठीक, चल तो बात करते हैं कि धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल हमारे यहाँ मक्का है, क्योंकि मक्का का उत्पादन 430,000 मीट्रिक टन और गेहूं का उत्पादन 203,000 मीट्रिक टन। तो इस हिसाब से धान के बाद तो मक्का ही आएगा ना, और धान सबसे ज्यादा होता है। धान तो अब क्या ही बताऊं, 13,238, 13238.5 हजार मीट्रिक टन, समझ रहे हो, मतलब बात है बिल्कुल ही, ठीक है। अगर धान की बात करें हम, तो धान का उत्पादन 13238.5 हजार मीट्रिक टन, मक्का की बात करें तो 430,000 मीट्रिक टन, और गेहूं की बात करें हम तो 203,000 मीट्रिक टन, ठीक है। ये लो, अब दिख रहा क्वेश्चन। कल गुरु घासीदास जी का जयंती है भाई, बढ़िया है ना, मस्त जो है गाना बजेगा, ओ, अच्छा लगता है वो गाना, बढ़िया मेरे को। देखते हैं, कल टाइम मिला तो क्लास लेंगे, क्योंकि कल अब दूसरा टॉपिक चालू करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल का आज लास्ट टॉपिक है, बताए। मेरे को तो बहुत मजा आया पढ़ाने में, क्योंकि आप जान रहे हो छत्तीसगढ़ के भूगोल में जो है मेरा कमांड जो है पढ़ाने का, और जो चीजें आपको एक्सप्लेन करने का, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो मेरा गारंटी है इस चीज का, ठीक है। कोई किसी भी आप एकेडमी में देख लीजिएगा, कोई भी छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ा रहा होगा ना, तो वो आपको नदी पढ़ाएगा, मिट्टी पढ़ाएगा, वनों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान और उसको पढ़ाएगा, बाकी नहीं पढ़ाएगा वन के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में पढ़ाएगा, जो आसान टॉपिक है। बाकी टॉपिक को कोई नहीं छूता है, बताए, क्योंकि उसके लिए उतना नॉलेज होना भी जरूरी है, ठीक है। कृषि का टॉपिक आप देखिएगा कोई पढ़ा दे तो, ठीक है, कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कृषि के लिए खास करके। कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन, जो टॉपिक मैंने आपको कराया है, ये टॉपिक जनरली आपको कोई नहीं कराएगा। अच्छा, मेरे को आना है, ठीक है, कहाँ आना है जी? ठीक, क्या है, कोर्स लेना चाहते हो, लेकिन ऐप मेरे में से चलेगा कि नहीं, डाउट। आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है ना, इस पे आप कॉल कीजिएगा, पता है, वो लोग प्रॉपर आपको, अगर आपको जानना है कि ऐप कैसे चलेगा, कैसे आपके सारी चीजें होंगी, तो आप जो है कोशिश कीजिएगा कॉल शाम को करने का, 5 बजे के बाद, ठीक है, क्योंकि 5 बजे तक सारे काम निपटाने के बाद फ्री रहती है टीम। तो 5 से 8 के बीच में करेंगे ना इवनिंग में, तो आपको जो है प्रॉपर बिल्कुल बताएंगे कि कैसे चलाते हैं एप्लीकेशन। सब चलाते हैं, हर कोई जो भी कोर्स ज्वाइन किया है वो पहली बार ही, क्या बोलते हैं, कोर्स लिया है, तो 1-2 दिन तो लगेगा ना सीखने में। मैं कोरबा में ही हूँ बंधु। नहीं, कल ही तो बताया था, मैं 2 दिन से कोरबा में ही हूँ, शुक्रवार को नहीं बताया था कि मैं कोरबा में हूँ। मैं क्लास कहाँ से ले रहा हूँ, कोरबा से ही तो ले रहा हूँ। कल जाऊंगा बिलासपुर। ठीक है, ठीक। तो ये मक्का जो है आप याद रखिएगा, मक्का 430 याद रखिएगा, मक्का 430। तो इस हिसाब से धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी हो जाएगी, मक्का हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, मक्का। क्या पूछ रहे हो, गन्ना?
गन्ना को 70 याद रखना, 70। वैसे 69.33 हुआ है, लेकिन आप 70 याद रखिएगा, 70,000 मीट्रिक टन। क्या बोल रहे हो? एप्लीकेशन को खुद से कुचक कुचक के देखना, सब आ जाएगा। हाँ, ये बात भी है, एप्लीकेशन को कोचकोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। बिल्कुल है, आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज नहीं, अब अभी थोड़े ना करेंगे जी कॉल, कल कल, है ना? कल सुबह सुबह 7 बजे से शाम, क्या वही शाम 8 बजे तक आपकी सेवा में है यूआईएस एकेडमी। बिल्कुल। मुंडा गांव, बाप रे, उतना दूर जाना पड़ेगा। जब जगदलपुर घूमने जाएंगे ना, तब आएंगे कोंडा गांव, ठीक है? कोंडा गांव होते हुए जाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, हाँ नहीं हो रहा होगा, देखेंगे कल। अब जो भी इश्यू आ रहा होगा वो कल देखेंगे, क्या इतना हड़बड़ाते हो? कृषि महत्व को देखते हुए किस वर्ष में छत्तीसगढ़ द्वारा कृषि बजट को प्रस्तुत किया गया था? तो ये डॉक्टर रमन सिंह के समय हुआ था, ठीक है? तो कृषि बजट, कब से कृषि बजट को प्रस्तुत किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, बताइए, ठीक है? कृषि बजट को, कृषि का महत्व देखते हुए कब से कृषि बजट छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जा रहा है, बताइए। 2000, डी, डी तो गलत है जी, जीते लोग डी बोल रहे हो, डी तो गलत है। 2012-13, बहुत बढ़िया, सही आंसर। 2012-13 से कृषि बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा, क्या बोल रहे हो? बैला डिला से हो, चलो बढ़िया है, बढ़िया तैयारी करो भाई। अब तो उत्तर से दक्षिण, सरगुजा से बस्तर, है ना? कहीं भी आप बैठे बैठे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। चलिए, शून्य ब्याज पर कृषि ऋण की अगर हम बात करें, शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष से दिया जा रहा है? तो देखो, 12-13 से बजट प्रस्तुत किया गया ना, तो 13 के बाद क्या आएगा बताओ तो? 13 के बाद क्या आएगा? 14। तो 12-13 से बजट प्रस्तुत किया गया, तो 13 के बाद आता है 14। तो 14-15 से आपको याद रखना है शून्य ब्याज पर कृषि ऋण किसानों को उपलब्ध कराए। देखो, ये सब आंकड़े ना अभी भले पढ़ ले रहे हो, लेकिन बाद में भूल जाते हो, इसीलिए आपको ट्रिक से याद करना होगा कि 12-13 में कृषि बजट क्यों प्रस्तुत किया गया, ताकि 14-15 से हम क्या कर सके, 14-15 से सरकार जो है वो किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मुहैया करा सके, ठीक है? हमारा एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे भी चल सकता है, ठीक है? चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक। ट्रिक याद हुआ कि नहीं बताओ, बताइए, ट्रिक याद हुआ कि नहीं? उच्च शिक्षा विभाग का एग्जाम एक समस्या है, देखिए जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक। 12-13 में कृषि बजट क्यों प्रस्तुत किया गया, ताकि 14-15 से क्या किया जा सके, 0% ब्याज पर किसानों को ऋण दिया जा सके। लाभांडी रिसर्च फॉर्म की स्थापना कब हुई? ये लाभांडी रिसर्च फॉर्म वही है जो आपने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पढ़ा है, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1987। लाभांडी रिसर्च फॉर्म को ही बाद में क्या बना दिया गया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987 में। लेकिन उसके पहले मतलब वहां लाभांडी भी है, लाभांडी रिसर्च सेंटर भी है, ठीक है? लाभांडी रिसर्च सेंटर 1903, बहुत बढ़िया, सही। 1903 में जो लाभांडी रिसर्च फॉर्म की स्थापना की गई थी रायपुर में, इसको बाद में 1987 में ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो आप सभी को पता है कि जो अभी हमने पढ़ा चावल अनुसंधान केंद्र वहीं स्थापित किया गया है, लाभांडी, जिला रायपुर। तो चावल अनुसंधान केंद्र जो था लाभांडी में, उसी को क्या कर दिया गया फिर 1987 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया? अब ऐसा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल आपको पता ही है, लेकिन उसके जगह पर और भी किसान शॉपिंग मॉल प्रस्तावित है, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल फटाफट कमेंट करके बताइए, आसान क्वेश्चन है। राजनांदगांव, बहुत बढ़िया। पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, दूसरा महासमुंद, और ऐसे 2 और प्रस्तावित है जहां पर किसान शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। वो कौन कौन सी जगह है जी? तो वो जगह है आपके रायपुर और बिलासपुर, ठीक है?
तो दो जगह और किसान शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, एक रायपुर और एक बिलासपुर में। तो राजनांदगांव के साथ साथ आपको रायपुर बिलासपुर भी याद रखना है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल अभी स्थापित किया गया? तो राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। जब रायपुर बिलासपुर वाला भी बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। दूसरा महासमुंद में स्थापित किया गया। किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये राजनांदगांव मंडी में की गई है। कहाँ की गई है जी? राजनांदगांव मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है? पैतृक फसल। ये सोयाबीन जो नहीं खाते मंचूरियन, मंचूरियन खाता ना, मंचूरियन में डला रहता है और मोमोस में डला होता है, समझ रहे हो? मोमोस वोमोस तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है, मतलब मोमोस नहीं खाना चाहिए, बाकी आप खा सकते हो कुछ भी, लेकिन मोमोस से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ठीक है गर्ल्स लोग। आप लोगों का फेवरेट मोमोज जो है, अब उसके बारे में क्या ही कहना, बता दूंगा तो कल से खाना बंद कर दोगे, इसलिए रहने देते हैं, ठीक है। जिन लोगों का फेवरेट होगा 2-4 दिन और खा लेना, उसके बाद खाना बंद कर देना, ठीक है। तो मोमोस वोमोस खाना मत, नहीं तो जो भी आपको पेट दर्द और सिर दर्द होता है ना, वो सब उसी के कारण है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में उत्पादित सोयाबीन किस देश की फसल है भाई? चीन की फसल है। किसकी? चीन की। और चाइनीज आइटम हमको बहुत पसंद आते हैं, है ना, क्या करें अब। छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल, अब सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल जो है वो सोयाबीन थी, लेकिन रिसेंटली अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है मूंगफली का होने लगा है, ठीक है। और मूंगफली भी क्या है? तिलहन फसल है। तो इस हिसाब से अब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब पूछा जाता था उस समय सोयाबीन ज्यादा उत्पादन होता था, लेकिन अब मूंगफली ज्यादा उत्पादन होता है जी। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल आपकी कौन सी है? सोयाबीन नहीं है, कौन सी है? मूंगफली है, ठीक है। अभी तक आप सोयाबीन याद करे रहते थे, आपको याद भी था, है ना, और बहुत सारे बुक्स में इसका आंसर आपको सोयाबीन ही दिखेगा, और आप एग्जाम में सोयाबीन ले लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अद्यतन आंकड़ा यह बोलता है कि 42,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ मूंगफली पहले नंबर पे है। 42,000 मीट्रिक टन, कितना? 42,000 मीट्रिक टन, याद रखेंगे। जबकि 33,000 जो है सोयाबीन हुआ है। तो सीधी सी बात है, 42,000 ज्यादा है कि 33,000 ज्यादा है? आप ही बता दो जी, 42,000 ज्यादा है कि 33,000 ज्यादा है? खुद समझ में आ जाएगा आपको। सोयाबीन 24,000 हुआ है, और कम है। सोयाबीन 24,000 हुआ है, 33,000 उसका क्षेत्र है, 1,000 हेक्टेयर उसका क्षेत्र है सोयाबीन का, ठीक है। मूंगफली की बात करें हम, तो मूंगफली 42,000 मीट्रिक टन इसका उत्पादन हुआ है। जबकि सोयाबीन की अगर हम बात करें तो सोयाबीन जो है वो 24,000 मीट्रिक टन, ठीक है। किसके बारे में बताऊं? तिलहन क्या लिखे हो जी? अच्छा तिलहन लिखे हो, तिलहन के बारे में ही तो चल रहा है, बकवास लो। तो तिलहन फसल उसे कहा जाता है जिससे तेल निकाला जाता है, ठीक है।
छत्तीसगढ़ की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? तो अब आंसर क्या लेना होगा आपको? मूंगफली। 42,000 मीट्रिक टन उत्पादन। सर्वाधिक पैदावार दाल कौन सा है? तो देखो एक चीज हमेशा दिमाग में सेट रखना, छत्तीसगढ़ में चना दाल का जो उत्पादन होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में चना दाल का जो उत्पादन होता है उससे ज्यादा कभी कोई दाल उत्पादन हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए याद रखना प्रमुख दलहन फसल चना है और सबसे ज्यादा उत्पादन चना का होता है। उसके बाद तिवड़ा। तिवड़ा एक दाल है जिसको छत्तीसगढ़ में लाखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाखड़ी, ठीक है। या लाखड़ी एक दाल है जिसको छत्तीसगढ़ में तिवड़ा कहा जाता है जी, ठीक है, उल्टा हो गया था। तो लाखड़ी एक दाल है जिसको छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में से तिवड़ा कहा जाता है या तिवड़ा कहा जाता है। चना 260,000 मीट्रिक टन और लाखड़ी 100,000 मीट्रिक टन, मतलब 103,000 मीट्रिक टन। तो इस हिसाब से सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा उत्पादन चना का होता है, तो चना को कोई पीछे कर ही नहीं सकता कभी। याद रखिएगा, चना कभी पीछे हो ही नहीं सकता। लाखड़ी क्या है? तो अभी आपको बताया मैंने, लाखड़ी क्या है? एक प्रकार की दाल है जिसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है या तिवड़ा कहते हैं, ठीक है। खाए हो गया वैसे आप लोग? कितने लोग लाखड़ी खाए हो जी? सॉरी, तिवड़ा। लाखड़ी मतलब तिवड़ा। कितने लोग तिवड़ा खाए हो? तिवड़ा भून भून के खाते हैं भाई, मस्त खाओ ना। चलो बढ़िया। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल अपना क्या है? चावल है। खरीफ फसल चावल है, ठीक है, चावल खरीफ फसल आता है। मक्का किस प्रकार की फसल है? तो मक्का भी एक किस प्रकार की फसल है जी? तो ये भी खरीफ फसल है ना। मक्का भी क्या है? खरीफ फसल है। छत्तीसगढ़ में कौन सी छत्तीसगढ़ खरीफ फसल नहीं है? इसमें से खरीफ फसल कौन सा नहीं है छत्तीसगढ़ का? तो आप जानते हो कि जो चना होता है, चना वो क्या होता है? चना जो होता है वो रबी फसल होता है। चना क्या होता है जी? रबी फसल है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर लेंगे? काबुली चना, ये क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। बाकी सारा कोदो कुटकी जौ ये सब क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। छत्तीसगढ़ में राज्य में जायद फसलों का मौसम टाइम क्या है? तो आप जानते हो तीन ही तरह के मौसम होते हैं, एक होता है खरीफ, एक होता है रबी और एक होता है जायद, है ना। अगर हम किसी एक पॉइंट को बना ले, क्या किसी एक पॉइंट को हम बना ले बेंचमार्क, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 4-4 महीने के होंगे तीनों। तो आप बनाइए जून को, क्योंकि जून से ही स्टार्ट होता है खरीफ, ठीक है। तो जून से अक्टूबर खरीफ चलेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो अक्टूबर से फरवरी चलेगा आपका क्या? रबी। और खरीफ रबी के बाद आता है जायद, तो आपका फिर फरवरी से जून क्या आ जाएगा? जायद। याद करना बहुत आसान है, ठीक है। आप ऐसा टेबल बना सकते हो, खरीफ रबी और जायद, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? जून से अक्टूबर आपका खरीफ, अक्टूबर से फरवरी आपका रबी और फरवरी से जून फिर से जून आपका जायद हो जाएगा। अब बस ध्यान रखना है कि ये सब में आपको 15-15 लिख देना है। 15 जून से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 जून, बस यही लिखना है, आराम से याद हो जाता है, ठीक है। जून जून, अक्टूबर अक्टूबर, फरवरी फरवरी, जून अक्टूबर फरवरी, बस याद रखना है, जून अक्टूबर फरवरी, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। जून अक्टूबर फरवरी, ऊपर ऊपर का डेट याद रखोगे याद हो जाएगा। जून से अक्टूबर खरीफ, अक्टूबर से फरवरी रबी, फरवरी के बाद जून जायद, एकदम आसान ट्रिक है। तो इस हिसाब से जनवरी मार्च नहीं होगा, मार्च जून देखते हैं, सितंबर नवंबर नहीं होगा, नवंबर जनवरी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? मार्च से जून, जायद फसल पूछ रहा है ना। वैसे फरवरी से जून होता है, 15 फरवरी से 15 जून, लेकिन अब मार्च से जून लिखा है, मतलब फरवरी का 15 दिन नहीं काउंट कर रहा है, ठीक है। केवड़ा है बहुत सारा, चलो अच्छी बात है, बढ़िया भिजवाना भाई, खाएंगे अपन लोग भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के 82% लोग जो है किसमें है? कृषि में जुड़े हुए हैं जी, 82% लोग, तो कृषि आएगा। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा होगा?
तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा रोजगार। तो कृषि में 82% लोग जुड़े हुए हैं, तो कृषि सबसे ज्यादा रोजगार देगा जी। कौन सा एक कृषि भूमि के कारण नहीं है? कौन सा एक कृषि भूमि का के खाली स्थान का कारण नहीं है? खाली स्थान का कारण मतलब देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पर। कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है। कृषि भूमि के ह्रास मतलब लॉस का कारण नहीं है। कृषि भूमि का लॉस नहीं होता, नुकसान नहीं होता, ह्रास नहीं होता। सड़कों के विस्तार से, नगरीकरण से, औद्योगिकरण से, सिंचाई की सुविधा से। देखो सड़कों के विस्तार से कृषि भूमि जो है, सड़क बना दोगे आप तो खेती कहां से होगा? नुकसान हुआ ना। नगरीकरण करोगे नुकसान होगा, औद्योगिकरण करोगे नुकसान होगा, लेकिन सिंचाई की सुविधा बढ़ाने से तो कृषि बढ़ेगा ना। तो ये जो है कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है पूछा था, इसलिए आपको याद रखना है सिंचाई की सुविधा जो है इससे कृषि को नुकसान नहीं होता, इससे कृषि बढ़ता है। ठीक है, इससे कृषि क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र, बिल्कुल सही है। कारण, यह महानदी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित है। तो क्या आपको कथन और कारण दोनों सही लग रहा है? बताइए। छत्तीसगढ़ का मैदान जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धान उत्पादक क्षेत्र सही लग रहा है। यह महानदी और उसकी सहायक नदियों से सिंचित है, ये भी सही है क्योंकि दोनों बहते हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या महानदी और उसकी सहायक नदियों के सिंचाई के कारण ही छत्तीसगढ़ का मैदान जो है सबसे बड़ा धान उत्पादक प्राकृतिक क्षेत्र है? क्या नदी नहीं होंगे तो धान नहीं होगा? ये आपको सोचना है। ठीक है, इसको सोचकर बताइए। कथन कारण दोनों सही है, तो कथन और कारण अगर दोनों सही है तो इसमें से सही क्या होगा? ठीक है, चलो कथन कारण दोनों सही है, तो क्या कारण जो है वो कथन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? ठीक है, क्या कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर पा रहा है? अगर कर पा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए लेंगे, और नहीं कर पा रहा होगा तो बी लेंगे। कितने लोग ए वाले हैं? बहुत सारे ए ले, बिल्कुल सही। जिसका भी आंसर ए है बिल्कुल सही है, क्योंकि महानदी, आप जानते हो धान की जब फसल होती है तो उस समय सिंचाई बहुत जरूरी होता है, और अगर सिंचाई ना हो तो धान की फसल जो है क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। ठीक है, ऐसे तो मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है धान के समय, लेकिन अगर हमारे महानदी और उसकी सहायक नदियों से जो सिंचाई होता है, इसके कारण ही छत्तीसगढ़ में धान जो है ज्यादा होता है। अगर नदियों से सिंचाई ना किया जाए तो धान जो है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा धान नहीं हो पाएगा जितना होता है छत्तीसगढ़ में। क्योंकि आप देख लो जांजगीर चांपा वाला एरिया देख लो, सबसे ज्यादा धान का उत्पादन जांजगीर चांपा में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर किससे सिंचाई हो रहा है? महानदी से और हसदेव नदी से। ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही पॉइंट है जी, बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ धान की उपज भारत के अन्य प्रांतों से सबसे अधिक है, गलत। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा धान जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खरीफ में उगाया जाता है, वहां खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम में उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में, वहां का क्लाइमेट ऐसा है। इस कारण कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा तो कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ के कृषि संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? छत्तीसगढ़ का मैदान राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, सही। छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार अन्य प्रांतों से अधिक है, गलत। यही पॉइंट तो मिल गया, गलत। छत्तीसगढ़ की समानता मानसून पर निर्भर है, सही। खरीफ और रबी फसलों उगाई जाती है, सही। मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो आंसर क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान नहीं होता, सबसे ज्यादा धान पश्चिम बंगाल में होता है। कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन चुनना है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख कृषि फसल धान है। छत्तीसगढ़ में गेहूं और चने की फसल उगाई जाती है। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का भी उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में देश का सर्वाधिक धान उत्पादक वाला प्रदेश है, गलत। चौथा ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी लेंगे। क्यों? क्योंकि देश में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? धान का, पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ की कृषि मानसून पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधा नहीं है, पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। क्यों? अरे छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधा नहीं है, इतनी सिंचाई सुविधा है छत्तीसगढ़ में, समझ रहे हो? तो ये कथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधा है, ठीक है, लेकिन मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है, फिर भी वो हर जगह के लोगों को रहना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कृषि विकास के संबंध में सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनना है। राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। राज्य शासन द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा दिया गया है, कहाँ दिया गया? नहीं दिया गया। कृषि कैसे उद्योग बन जाएगा जी, है ना? ये तो डायरेक्ट गलत हो गया सरासर।
राज्य के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, गलत। पूरे छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है क्या? नहीं, पूरा सरासर गलत है। तो इसका राज्य द्वारा समस्त कृषि उत्पादों को समर्थित मूल्य पर खरीदा जाता है, गलत। जितना भी कृषि उत्पाद होता है सबको न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं क्या? नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनाएं करेंगे संचालित। बाकी 3 पॉइंट गलत है। देखो पढ़ के देखोगे तब तो पता चलेगा कि गलत है। चलो अगले उसके चलते हैं अगले क्वेश्चन को। कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में गलत है? छत्तीसगढ़ की कृषि आजीविका प्रधान है, सही। राज्य का अधिकतम जनभार कृषि पर है, बिल्कुल 82% है। कृषि में खाद्यान्नों की प्रधानता है, बिल्कुल सही। चावल जान रहे हो, 13238 1000 सॉरी 13,238 13238 1000 मीट्रिक टन होता है चावल, ठीक है। और फिर गेहूं भी होता है जी, मक्का भी होता है जोरदार। कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई, सही। प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है, प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है। ये पॉइंट थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर जो है धान का उत्पादन सर्वाधिक है, ये थोड़ा सा गलत पॉइंट लग रहा है, ठीक है। बाकी सब तो सही लग रहा है। किस एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी पूछ रहे हो जी? तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो सकता है। आजीविका प्रधान है, सही है। अधिकतम जनभार कृषि पर है, खाद्यान्नों की प्रधानता है, कृषि भूमि छोटे छोटे खेतों में बटी हुई है छत्तीसगढ़ में, पूरा सही नहीं है क्योंकि बड़े बड़े कृषि भूमि भी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक है, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर जो है गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है जी धान से। तो ये पॉइंट गलत हो सकता है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर अगर बात करें औसत अगर देखा जाए तो 5316 केजी प्रति हेक्टेयर होता है गन्ना, और धान होता है आपका 3000। उससे ज्यादा तो मक्का होता है, मक्का 3200 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा तो क्षेत्र गन्ने का है हमारे यहाँ प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए। यहाँ पर पूछ लिया है ना कि यहाँ पे बोला है प्रति हेक्टेयर, बोल दिया ना, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो गन्ना ज्यादा उत्पादन होता है। उत्पादन कम है गन्ना का, लेकिन 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ने का होता है, उसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो, ठीक है, केजी में नापा जाए। जैसे 1 हेक्टेयर में, जहां पर 1 हेक्टेयर में 50 केजी चावल हो रहा है, गन्ना 500 केजी होगा। समझ रहे हो कितना वैल्यू है? लगभग आप समझ लो कितना ज्यादा है, ठीक है। इस चीज को समझना है यहाँ पर, ठीक। यहाँ सिर्फ धान नहीं पूछा है, ये प्रति हेक्टेयर को हटा देता ना तो ये सही पॉइंट था। धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा धान ही होता है, क्योंकि धान कहा 13238 13,238 हजार मीट्रिक टन, और गन्ना 70,000 मीट्रिक टन। समझ रहे हो, बहुत फर्क है गन्ना और धान में। उत्पादन धान का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन 1 हेक्टेयर एक छोटा सा क्षेत्र ले ले और उसमें धान और उतने ही क्षेत्र में गन्ना उगाए तो गन्ना ज्यादा उगेगा, मतलब ज्यादा वजन का गन्ना उगेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ई ले रहे हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने का किसका योगदान नहीं है? इसमें से किसका योगदान नहीं है? अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना है छत्तीसगढ़ में तो सिंचित क्षेत्रों का विस्तार करना पड़ेगा, ये तो योगदान देगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य छोड़ दो, कृषि यंत्रीकरण, अब कृषि में मशीनीकरण आएगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा कि नहीं होगा। उर्वरकों का उपयोग, जितना ज्यादा आप उर्वरक का प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा उत्पादन होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने से आप ये सोचोगे कि उत्पादन बढ़ जाएगा, तो ऐसा होगा क्या? आप खुद सोचो। जैसे अभी भी आप समझ रहे हो, आप जान रहे हो चावल को 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से लिया जाएगा, जैसा कि सरकार ने घोषणा किया है 3100। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? ये किसानों को सशक्त बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब ट्रेजेडी ये हो गया कि लोगों को लगा कि जो है बघेल सरकार रिपीट होगी, है ना, और जैसे ही रिपीट होगी तो 5 साल चुनाव का टाइम है, अगर इनको जिता देंगे तो हमने जो भी कर्जा लिया है वो क्या हो जाएगा? हमारा माफ हो जाएगा। तो ऐसे में किसानों ने भर भर के कर्जा लिया है, बताए बिल्कुल, और सरकार पलट गई। अब किसानों के ऊपर आ गया दिक्कत, कर्जा छूटे तो छूटे कैसे, समझ रहे? तो देखो, मतलब ये सोचकर फ्यूचर का कि यही सरकार फिर से आएगी, ठीक है, और यही सरकार फिर से आएगी और हमारा क्या होगा? फिर से कर्जा क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा करके
तो ये सोच के कर्जा ले लेना गलत बात है। ठीक है, और यही दिक्कत हो गया। अब इनको जो है 5 साल, तो अब बुक है 5 साल के लिए, अब तो समझ रहे हो। अब इन 5 साल में जो है हाथ पांव फूलने लगेंगे कर्जा लेने में। ठीक है, अब जितना मिलेगा उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहले से कर्ज का बोझ ज्यादा है। अब और कर्ज कैसे मिलेगा जब कर्ज ऑलरेडी ज्यादा है, तो समझ रहे हो। तब जितना मिलेगा उतने में ही काम चलाना पड़ेगा जी। ठीक है, अच्छा, किसानों के लिए लग रहा है ना, सुसाइड करके। ठीक, चलो ठीक। थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहिए, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं। क्या है, अगर आप बार बार कर्ज माफ कर दोगे तो आदत बिगड़ जाएगा। पता है, हर बार क्या करेंगे ये लोग, ज्यादा से ज्यादा कर्ज ले लेंगे। पता है, ये सोचकर क्या कि कर्ज तो माफ हो जाता है ना। तो किसानों को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, सिंचाई सुविधाओं का अगर विस्तार किया जाए, उर्वरकों का प्रयोग, कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि, इस सब पर ध्यान दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ना कि उनके कर्ज को बार बार माफ करने का। ठीक है, क्योंकि एक बार कर्ज माफ करोगे तो दोबारा फिर कर्ज लेंगे, और फिर ज्यादा कर्ज लेंगे, फिर वो कर्ज माफ कर दोगे तो अगली बार उससे भी ज्यादा कर्ज लेंगे। ये ह्यूमन नेचर है ना। ऐसा मैं ये नहीं, मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसानों के खिलाफ हूँ, लेकिन आप सोचो, एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर मैं ही किसी से कर्ज लिया, मान लीजिए मैंने बैंक से कर्ज लिया, ठीक है, अब बैंक वाले ने क्या किया, मेरा कर्ज माफ कर दिया। मान लीजिए मैंने ले लिया 15 लाख का कर्ज ले लिया, अब बैंक वाले ने कर्ज माफ कर लिया, तो अगले बार मैं क्या सोचूंगा, एक काम करता हूँ 30 लाख कर्ज ले लेता हूँ, क्योंकि अगर 15 माफ भी हो जाएगा तो 15 ही पटाना पड़ेगा मेरे को। समझ रहे हो। अब मान लो 30 लाख का कर्ज पूरा माफ हो गया, तो अगले बार 60 लाख नहीं लूंगा जी। हम्म, ठीक है, तो अगले बार ज्यादा लूंगा कि नहीं बताओ, आप ही सोचो अपने ऊपर लेके। और दूसरा रास्ता ये है कि जितना आप कर्ज माफी कर रहे हो, है ना, तो उस चीज को जो है लिमिट में किया जाए। पता है, लिमिट में किया जाए, और जो पैसा बच रहा है ना, पूरा कर्ज माफ करने के बजाय जो पैसा बच रहा है, मान लीजिए आधा कर्ज आपने माफ कर दिया, आधा जो बच रहा है उससे क्या किया जाए, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार किया जाए, कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि किया जाए। ठीक है, तो क्योंकि कर्ज माफ करते चलोगे दिक्कत हो जाएगा। हमारे यहाँ गांव में सब दुखी हो गए। हाँ, दुखी इसीलिए तो हो गए, बताए। ठीक है, देखो, सरकार जो होती है उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि हर वर्ग को ध्यान देना। बताए, सिर्फ एक ही वर्ग के लिए आप काम करोगे और बाकी वर्गों के लिए काम नहीं करोगे, तो सीधी सी बात है, जनादेश जो है वो तो बदलेगा ही। ठीक है, आपकी सरकार तो पलटेगी। क्योंकि अगर आप एक ही क्षेत्र में काम करोगे और बाकी क्षेत्र में आप काम ही नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप सरकार में बैठे हो, तो आपका ये मतलब नैतिक कर्तव्य बनता है ना। राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके हाथ में है, तो आपको ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में जितने भी पॉइंट बताए गए हैं उन सब पर आप क्या करो, काम करो, सिर्फ एक चीज पर नहीं। ठीक है, ठीक, हाँ, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए भी जो है थोड़ा सा वैकेंसी वैकेंसी आया रहता है, बढ़िया, है ना। तो युवाओं के लिए भी कुछ करते। तो युवाओं के लिए क्या जारी किया गया था, बेरोजगारी भत्ता। लेकिन बेरोजगारी भत्ता जो मतलब दिया जा रहा था, तो किसी को मिल रहा था, किसी को नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इसमें भी जो है बहुत सारी कमियां निकल गई बेरोजगारी भत्ता में। हर किसी को मतलब जिसको मिलना चाहिए
उनको मिल ही नहीं पाया। जो वाक़ई में मतलब उस कंडीशन में नहीं है जिनको बेरोज़गारी भत्ता मिलना चाहिए, उनको ना मिलकर उनको मिल रहा है जो कंडीशन में है, मतलब जिनकी कंडीशन अच्छी है, उनको सबको मिल रहा है, ठीक है? और जिनका कंडीशन अच्छा नहीं है उनको ज़्यादा मतलब उनको तो मिल ही नहीं रहा है। मतलब मेरे भी मतलब परिचय में कई लोगों से मैंने ऐसा पूछा कि आपको बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है करके? तो बोले सर फॉर्म तो भरे थे लेकिन नहीं मिल रहा है करके बोले। तो मेरे को ऐसा लगा कि जिनका कंडीशन अच्छा नहीं है उनको मिलना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा है और कई लोग सर मेरे को तो बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है। तो मैं बोला अरे भाई तुम्हारा तो कंडीशन अच्छा है ना? घर भी ठीक-ठाक है, ठीक, फिर भी बेरोज़गारी भत्ता ले रहे हो। लेंगे ना जी, काहे जिद कर रहे हो? हुँ, हुँ। अब जो सरकार आई है, अब इनसे उम्मीद है क्योंकि उम, इस सरका अब देखते हैं सरकार का काम कैसा है। बाकी उम्मीद तो है कि वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए आएगी बताएँ। ऐसा तो उम्मीद है, चाहे शिक्षक भर्ती हो, हॉस्टल वार्डन हो, एडीओ हो, वैकेंसी तो आना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है? चल, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है? नहीं ये सब चीज़ बात पे जो है चर्चा होना ज़रूरी है, ताकि थोड़ा-सा बौद्धिक विकास भी हो सके आपका, क्योंकि ये सारी चीज़ें सीधे-सीधे किससे जुड़ जाती है? सरकार की योजनाओं से जुड़ जाती हैं और ये फिर राज्य की योजनाएँ हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय बौद्धिक विकास की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपको भले लगता होगा कि ये अननेसेसरी टॉकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है बताइए। अगर इन चीज़ों पे मतलब सही चीज़ों पे अगर आप चर्चा करोगे, तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है? हुँ। हाँ, 2 साल के अंदर अभी बहुत सारी वैकेंसी आएँगी, ठीक है? और जहाँ तक वोट देने की बात है, तो सीधी-सी बात है देखो, सरकार मतलब ऐसा नहीं है कि अपन इस पार्टी के हैं या इस पार्टी वाले हैं, ऐसा नहीं है। वो मौजूदा कंडीशन को देखकर वोट दिया जाता है, बताएँ। इस बार जब वोट देने का समय आया, जब वोटिंग का टाइम आया, तो बहुत सारी चीज़ें सामने थी बताएँ, कि युवाओं के लिए क्या किया गया, ठीक है ना? किसानों के लिए क्या किया गया, ठीक है? और किसानों के लिए जो किया गया वो सही किया गया कि नहीं, ठीक है? इसके अलावा बुजुर्गों के लिए क्या किया गया, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या काम हुआ? जबकि मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि देखो छत्तीसगढ़ का भूगोल मैं पढ़ाता हूँ और संविधान भी आता है ना? लगभग सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता ही हूँ। तो मेरा जहाँ तक सोचना है, छत्तीसगढ़ में इतना मिनरल रिसोर्सेस है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहने वाला। इतना पैसा है छत्तीसगढ़ के पास, पहली चीज़ तो, ठीक है? बस अगर थोड़ा-सा करप्शन कम हो जाए या पूरा ही कम हो जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य होगा, जिसके मतलब जिसकी जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि बाकी स्टेट सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे पता नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ को सुधार दिया जाए अगर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सिर्फ कृषि नहीं है, हमारे पास कृषि के साथ खनिज भी है और खनिज के साथ अब उद्योग भी है, ठीक है? तो जिसके पास कृषि है उसके पास उद्योग तो रहेगा ही, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र से डायरेक्ट जुड़ा होता है। 82% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो उद्योग तो हमारे यहाँ अच्छे से फल फूल सकता है। तो औद्योगिक चीजें जो है बढ़नी चाहिए छत्तीसगढ़ में, ठीक है? और सर्विस सेक्टर तो बढ़ ही रहा है, सर्विस सेक्टर ऐसा नहीं है, सर्विस सेक्टर तो अपने समय के हिसाब से बढ़ता ही है। तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में मेरे को लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो है बेरोजगार नहीं रहेगा और कभी भी बेरोजगारी भत्ता जैसा योजना जो है मेरे को ऐसा लगता है कि ये बेरोजगारी भत्ता सिर्फ एक लॉलीपॉप देने जैसा चीज है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मतलब इतना स्कोप है कि यहाँ पर काम की कमी नहीं है। दूसरे राज्यों से लोग आकर यहाँ पर काम करके मेहनत करके जो है पैसा कमा लेते हैं, तो हमारे राज्य के लोग जो है सिर्फ बोलना जानते हैं कि ये देखो वहां से आया है, बाहर से आया है, इतना कमा लिया बताए, ये देखो बाहर से आया है, घर बना लिया। सिर्फ हम लोग बोलते हैं बताए, ठीक है? हम लोग करते नहीं है, दिक्कत ये समझ रहे हो? अगर हम मेहनत करें, अगर खुद हम भी मेहनत करें, तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे बताए। जब बाहर से आए हुए लोग जो है हमारे यहाँ रहकर बाहर, अब देखो देश तो एक ही है, बाहर बोलने का मतलब छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा से बाहर, ठीक है? देश एक ही है, सभी भाई बंधु है, ठीक है? लेकिन बाहर से आए बोलने का मतलब पराया नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने ही लोग हैं सब, ठीक है? लेकिन ऐसा है
कि दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से आए हुए लोग यहाँ आकर जो है बढ़िया बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, हाथ में हाथ धरे बैठे रहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ये सोचोगे कि सफलता जो है ना, आप इंतजार करते रहोगे सफलता की, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप डेली मेहनत करोगे तो एक दिन सफल आप जरूर। ठीक है, वही है, क्या है ना, गलतियां, कमियां और आलोचना करने में हम आगे हैं बताए, लेकिन खुद से मेहनत करने बोला जाए तो बहुत मुश्किल होता है बताए। ये चीज घर ही में दिखता है बताए, है ना। खाना तक तो निकाल के खाते नहीं हो गए है, मम्मी को बोलते हो खाना निकाल दो करके, अब बोलते हो मेहनत करेंगे। करो मेहनत, करके दिखाइए मेहनत पहले। ठीक, चलो कट्टों को बढ़ते हैं। धान एक प्रमुख फसल है। कोदो कुटकी का उत्पादन बस्तर क्षेत्र में होता है। गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी क्षेत्र में होता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गेहूं का उत्पादन केवल उत्तरी क्षेत्र में होता होगा क्या, गलत है ना। किसी एक क्षेत्र विशेष में ही गेहूं होगा, ये गलत है। ठीक है, ठीक। तो इस हिसाब से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, आ और ब। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, आ और ब, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है, और ब। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में किन फसलों का उपार्जन किया जाता है, ऐसा ऐसा टिक करना है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन में किन कृषि फसलों का उपार्जन किया जाता है। धान, तो धान तो लेते ही है जी, धान का समर्थन मूल्य आप जान रहे हो। ठीक है, कितना है जरा बताओ, अच्छा क्वेश्चन आएगा तब देखना। मक्का का भी है ना, मक्का का भी समर्थन मूल्य है। अब रागी और गेहूं पे अब जानना है कि रागी को समर्थन मूल्य पे लिया जाता है कि नहीं, तो लेटेस्ट न्यूज था वो, तो रागी को भी लिया जाने लग गया। और गेहूं की बात करें तो गेहूं को लिया जाता है कि नहीं, वो आप बताओ। तो गेहूं को नहीं लिया जाता है, तो सीधी सी बात है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी, धान मक्का रागी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, धान मक्का रागी। ले भाई आगे आपके क्वेश्चन कि वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय सरकार ने धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया है। वर्तमान में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है भाई, 1940, 2183, 1990, 2500, बताइए। सही आंसर देंगे तो मजा आ जाएगा। चलो 2183 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ के साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो अभी आपने पढ़ा साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो कितना रखा गया है, 2183। ठीक है, 2183। काफी समय हो गया, थोड़ा फास्ट ट्रैक चलते हैं ना। चलो 2023-24 के लिए सरकार द्वारा धान ग्रेड ए का रेट अलग होता है, आपको पता होना चाहिए कि धान का जो ग्रेड ए होता है उसका रेट अलग होता है। तो धान का जो ग्रेड ए है, धान का जो ग्रेड ए है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग होता है। साधारण धान के लिए 2183 आपने पढ़ा, धान के ग्रेड ए के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल लिया जा रहा है। 2023 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य ग्रेड के लिए कितना, 2183, अभी आप पढ़े 2183। ठीक है, धान का खरीदी मूल्य क्या रहा था, तो वर्ष 2018-19 में धान को कितने रुपए में खरीदा गया था जी, तो 2500 रुपए क्विंटल में खरीदा गया था। ये पुराना क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि क्रांति आ गया था बिल्कुल, बघेल सरकार जैसे ही आई थी तो क्रांति नहीं आ गया था जी। 2018-19 में 2500 रुपए क्विंटल, समझ रहे हो। हाँ चलो, छत्तीसगढ़ में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान का हो गया, मक्का का बताइए, मक्का को कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिया जा रहा है।
बहुत बढ़िया, सही आंसर। मक्का को 2090 रुपए प्रति क्विंटल, 2090 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेटेस्ट आंकड़े। 2010-11 में भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस उपलब्धि के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन से के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो कृषि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन द्वारा धान का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया गया था, इस कारण जो है भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। अगला, धान के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितनी बार कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया है? तो अगर बात करें धान के उत्पादन के लिए, तो धान के उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को 3 बार, 2010-11, 12-13, 13-14, टोटल 3 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया धान के लिए। 1 बार दलहन के लिए दिया गया और 1 बार खाद्यान्न फसलों के लिए दिया गया। इसका मतलब टोटल 5 बार दिया गया। ठीक है, धान के लिए 3 बार, मक्का के लिए धान के लिए 3 बार, दलहन के लिए 1 बार और खाद्यान्न फसलों के लिए 1 बार। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलती से डी लिखा गया है, आप याद रखिएगा। धान के उत्पादन के लिए 3 बार ही दिया गया है। ठीक है, 2010-11, 12-13 और 13-14 में। ठीक है, 14-15 और 16-17 में, 14-15 में दलहन के लिए और 16-17 में कुल खाद्यान्न फसलों के लिए दिया गया था। चलो, फरवरी 2020 में राज्य को किस कृषि उत्पाद के लिए प्रथम कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया? तो खाद्यान्न के लिए पहली बार मिला था 2016-17 में, लेकिन ये मिला कब? तो ये फरवरी 2020 में मिला। मतलब घोषणा 2016-17 में हो गई थी कि खाद्यान्न के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार इस बार छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा 2016-17 में। वो मिला कब? मिला फरवरी 2020 में। मिला कब? फरवरी 2020 में। ठीक है, तो ये 2020 में आया था क्वेश्चन। वर्ष 2020 में इस राज्य को किस फसल के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया गया था? तो लास्ट वाला कृषि कर्मठ पुरस्कार याद रखिएगा, 2016-17 में खाद्यान्न के लिए दिया गया था, घोषणा की गई थी, वो दिया गया था फरवरी 2020 में खाद्यान्न के लिए। इसके पहले जो 14-15 में दलहन के लिए दिया गया था, याद रखिएगा, 14-15 में दलहन के लिए। मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? तो मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक कोंडागांव जिले में होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जिला कोसा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो आप जान रहे हो, कोसा उत्पादन जांजगीर चांपा, रायगढ़ और कोरबा में होता है। जांजगीर चांपा, रायगढ़ और कोरबा में होता है, मतलब रायपुर में नहीं होता है। ठीक है, रायपुर में नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में एक जूट उत्पादक क्षेत्र कहां है? तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल 1935 मोहन जूट मिल रायगढ़। तो रायगढ़ में क्या होता है जी? जूट उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के, याद रखिएगा, रायगढ़ जिले में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो मोहन जूट मिल, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा रायगढ़ और मूंगफली का भी उत्पादन सबसे ज्यादा रायगढ़। राज्य के किस जिले में बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र है ना, सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र जो है 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से राजनांदगांव। क्या है? राजनांदगांव। और सबसे कम बोया गया क्षेत्र नारायणपुर, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बोया गया क्षेत्र राजनांदगांव और सबसे कम बोया गया क्षेत्र नारायणपुर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे ज्यादा भी राजनांदगांव और शुद्ध बोया गया सबसे कम क्षेत्र भी नारायणपुर। तो राजनांदगांव, नारायणपुर, ज्यादा राजनांदगांव, कम नारायणपुर, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगला, निम्न में से किस जिले में द्विफसली क्षेत्र सबसे ज्यादा है? द्विफसली मतलब समझ रहे हो, एक ही खेत में 2 बार फसल ले लेना। तो ऐसा द्विफसली क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा राजनांदगांव में, याद रखिएगा, द्विफसली क्षेत्र सबसे ज्यादा राजनांदगांव। 2 फसल की बात कर रहा है, 2 फसल, एक ही खेत में 2 फसल ले लेना, राजनांदगांव सबसे ज्यादा, सबसे कम बीजापुर, याद रखिएगा, सबसे कम बीजापुर। ठीक है, इस राज्य का सबसे कम द्विफसली वाला जिला कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया सबसे कम द्विफसली कहा, बीजापुर। बीजापुर मात्र 54 हेक्टेयर, मात्र 54 हेक्टेयर। राजनांदगांव सबसे ज्यादा द्विफसली जिला, द्विफसली क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसका क्षेत्रफल होगा 185070 हेक्टेयर, 1850-70 हेक्टेयर, 1850-70 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था 2020-21 में? तो आपको पता है धान का सर्वाधिक उत्पादन हर बार जांजगीर चांपा में ही सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, टोटल धान का उत्पादन कितना हुआ छत्तीसगढ़ में? 13238 हजार मीट्रिक टन। निम्नलिखित किस जिले में 2021-22 में धान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो सीधी सी बात है, धान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहां है? जांजगीर चांपा में है। सबसे ज्यादा धान का क्षेत्रफल कहां है? जांजगीर चांपा में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि बताइए किस जिले में गेहूं का क्षेत्रफल सबसे अधिक था? तो जान रहे हैं गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन बेमेतरा में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेमेतरा।
ठीक है, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बेमेतरा में होता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है कहां से हुआ है? राजनांदगांव जिले में हुआ है। इस कारण आपको आंसर क्या याद रखना है? राजनांदगांव जिला। ठीक है, गेहूं नहीं नहीं 33,000 हुआ है जी राजनांदगांव में। 59,900 जो है ये क्षेत्र रहा है किसका? बेमेतरा का। जैसे गेहूं के लिए तो बेमेतरा ही है, बेमेतरा ही है। गेहूं का क्षेत्रफल सबसे अधिक 59,900 है, तो इस हिसाब से गेहूं का सबसे अधिक क्षेत्रफल बेमेतरा है। ठीक है, बेमेतरा ही याद रखना है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वर्तमान में भी यही है। ठीक है, क्योंकि 59,000 और 33,000 में फर्क होता है, 60,000 और 30,000 में फर्क है। राजनांदगांव से जस्ट डबल क्षेत्र है बेमेतरा में गेहूं के उत्पादन के लिए। आंसर आपको बेमेतरा लेना है। ठीक है, आंसर क्या लेना है? बेमेतरा लेना है। ठीक है, वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, इसको याद रखना कि किस जिले में गेहूं का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो बेमेतरा। चावल के जिले जांजगीर चांपा, गेहूं के लिए बेमेतरा। बेमेतरा को गेहूं और कपास दोनों के लिए याद रखना है आपको। बेमेतरा को गेहूं और कपास दोनों के लिए याद रखना है। चना, तुअर, मसूर, ये सब राजनांदगांव। चना, सोयाबीन, तुअर, मसूर, ये चारों के लिए राजनांदगांव याद रखना। चना, तुअर, मसूर और सोयाबीन, इसके लिए राजनांदगांव याद रखना है ना। बलरामपुर में आपको याद रखना है, बलरामपुर में सबसे ज्यादा होता है तिल, राई सरसों, राई सरसों जी, राई सरसों, तिल। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। चलो अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में किस दलहन का उत्पादन 2022 अधिक हुआ? अब इतना आसान क्वेश्चन, अगर दलहन पूछ ले, एक ही दाल है जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वो है चना दाल। ठीक है, कौन सा दाल? चना दाल। छत्तीसगढ़ में एक ही दाल है जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, जो पसंद किया जाता है। ठीक है, खाने में बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जो है यही दाल जो है सबसे ज्यादा उत्पादन है। मेरे को तो अच्छा लगता है भाई, है ना, चना दाल। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं। ठीक, तो 2020 के सबसे ज्यादा उत्पादन चना का। इस राज्य में दलहन उत्पादन में किस फसल का दूसरा स्थान है? क्वेश्चन पलट गया। अब सबको इतना पता चल गया है कि दलहन जो है, दलहन दाल में सबसे ज्यादा चना दाल छत्तीसगढ़ में होता है। तो अब क्वेश्चन पलट के आ गया कि बताइए चना के बाद कौन सा है? तो चना ऑप्शन में है, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे पूछ रहा है जी आपको। देखो, सबसे ज्यादा उत्पादन चना का होता है, उससे ज्यादा तिवड़ा, उसके बाद तिवड़ा है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम तिवड़ा का उत्पादन होता है, और उससे थोड़ा सा कम उड़द का होता है। अब यार चना तो ले नहीं सकते, ऑप्शन में है लेकिन ले नहीं सकते क्योंकि दूसरे नंबर का पूछा है। अब तिवड़ा जो है ऑप्शन में नहीं है जी, तो ये भी नहीं ले सकते। तो बचा क्या ऑप्शन में? ऑप्शन में बचा उड़द, इसीलिए आंसर उड़द लेना है। मस्त लगता है चना सब्जी का डिश। चलो अच्छी बात, याद रखिएगा सबसे ज्यादा चना, उसके बाद तिवड़ा, उसके बाद उड़द। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ में किस दाल का उत्पादन 2021-22 में सबसे अधिक मात्रा में हो? मैंने आपको बताया है सबसे ज्यादा उत्पादन दाल का होता है चना का। ठीक है, चना दाल 260,000 मीट्रिक टन, 260, और लाखड़ी 103, उड़द 30, मात्र 30,000 मीट्रिक टन। ठीक है, तो उस हिसाब से चना सबसे ज्यादा होता है। सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? अभी मैंने आपको बताया था सोयाबीन का उत्पादन, चार चीजें मैंने आपको बताई है ना, चार चीजें मैंने आपको बताई कि सोयाबीन, चना, तुअर, और सोयाबीन, चना, तुअर और मसूर, ये सब का उत्पादन कहां होता है सबसे ज्यादा? राजनांदगांव में होता है। चलो, कहां होता है? राजनांदगांव में। इसीलिए राजनांदगांव में सोया सॉल्वेंट प्लांट भी है, एबीज ग्रुप का सोया सॉल्वेंट प्लांट। निम्न में से कौन सा प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है? तो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र
राजनांदगांव से जोड़कर लेना पड़ेगा भाई आपको आंसर। ठीक है, प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र जो है आपको इसमें से, अब रायपुर में तो उतना होता नहीं है, ठीक है, राजनांदगांव, बेमेतरा और कवर्धा में ही होता है। तो राजनांदगांव के साथ रायपुर आ गया, इसलिए गलत हो गया। सरगुजा कोरिया होगा नहीं, बिलासपुर होगा नहीं। तीन एरिया जो है कौन कौन से? कवर्धा, कवर्धा के बगल बेमेतरा, कवर्धा के नीचे राजनांदगांव। ये तीनों एरिया जो है ना, ये तीनों एरिया जो है क्या है? सोयाबीन के उत्पादन के लिए फेमस है। राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा। और राजनांदगांव अगर आपके ऑप्शन में नहीं आ पा रहा है क्योंकि रायपुर साथ में दिया हुआ है, तो वो गलत हो गया। तो आंसर क्या लोगे आप? बेमेतरा और कबीरधाम, बेमेतरा और कबीरधाम। ठीक है, इन सारी चीजों को जो अभी समझा रहा हूं यहीं पर समझना है। ठीक है, अगर आप इसको सोचोगे कि बुक से पढ़ के कर लेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, करके देख लीजिएगा। तिलहन के फसलों के क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो तिलहन के फसलों का जो क्षेत्रफल है, अगर इसकी हम बात करें, किसकी बात करें हम? तिलहन के फसलों का जो क्षेत्रफल है, तो तिलहन में सबसे ज्यादा मूंगफली, फिर सोयाबीन, सरसों, तिल, राम तिल, अलसी। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों। ठीक है, क्या याद रखेंगे? मूंगफली, सोयाबीन, सरसों। सबसे ज्यादा उत्पादन मूंगफली का, उसका सोयाबीन, सरसों, फिर तिल, राम तिल, अलसी। तिल, राम तिल और अलसी, फिर जमा लेंगे जी, है ना। राम तिल और अलसी, ये 6 नाम आपको याद रखना है। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, राम तिल, अलसी, ऐसा करके याद कर लो तुरंत। मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, राम तिल, अलसी, तिल, राम तिल, अलसी, ऐसे करके। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें तो। अलसी, तिल, मूंगफली और सरसों सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सरसों तो ज्यादा हुआ नहीं है, वो तो 17,000 मीट्रिक टन है बस। तो इस हिसाब से आंसर क्या लोगे? अच्छा, ये उत्पादन है। ठीक ठीक, ये जो है ये उत्पादन है, इसलिए तो आंसर आ नहीं रहा है हमारा। ये उत्पादन है और यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल के आधार पर सरसों को सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाया गया था। ठीक है, सरसों, सोयाबीन, राम तिल। सरसों, सोयाबीन, राम तिल। आप समझ रहे हो कितना मुश्किल काम होता है ये आंकड़ों को याद करना, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर आपको याद करना पड़ेगा, फिर उत्पादन के आधार पर भी याद करना पड़ेगा। तो सरसों, सोयाबीन, राम तिल, मूंगफली, तिल, अलसी। जान ही छूट जाएगा देखना अभी आपका। मूंगफली, मूंगफली, तिल और अलसी। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सरसों को, उससे कम सोयाबीन, उससे कम राम तिल, उससे कम मूंगफली, उससे कम क्षेत्र तिल को दिया गया, उससे कम क्षेत्र अलसी को दिया गया, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा मूंगफली का हुआ, फिर सोयाबीन का हुआ, फिर सरसों का, उससे कम तिल, उससे कम राम तिल, उससे कम अलसी। तो ऐसे दो दो पार्ट में बांटकर पढ़ना होता है, सबको नहीं पढ़ना है। तिलहन पढ़ना है, दलहन पढ़ना है, अनाज पढ़ने हैं, खाद्यान्न पढ़ने हैं। ठीक है, अनाज, दलहन और तिलहन, यही बस पढ़ना होता है। अनाज, दलहन और तिलहन, तीन चीजों को पार्ट बांधकर पढ़ना पड़ेगा। अगर अनाजों की बात करें तो अनाजों को भी क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर याद करना पड़ेगा, दलहन को भी क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर याद करना पड़ेगा। वैसे अभी आप याद कर रहे हो तिलहन को क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर। इस हिसाब से अलसी, तिल, मूंगफली, राम तिल तो है नहीं, तो सरसों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, क्षेत्रफल के आधार पर अलसी, तिल, मूंगफली, ये दोनों तो है ही नहीं ऑप्शन में, सरसों तो सही तो लिखा है, अलसी, तिल, मूंगफली, सरसों। बढ़ते क्रम में, ऐसे बढ़ते क्रम होगा ना, क्योंकि सबसे ज्यादा सरसों का है, तो नीचे से ऊपर आएंगे तो बढ़ते क्रम हो जाएगा। अरे वो तिल ही है, उसको बस राम तिल कहा जाता है। ठीक है, वो कोई स्पेशल नहीं है। खाना आसान है, पढ़ना कठिन, हाँ सही बात। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए ना। तिलहन का मैंने आपको बता दिया, दलहन और अनाजों का आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पता तो चला कि कैसे पढ़ते हैं, ये भी तो सोचो। 2018-19 में किसानों का कौन सा ऋण माफ किया गया था? छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों का कौन सा ऋण माफ किया था? चलो, भूपेश बघेल सरकार जब आई थी तो कौन सा ऋण माफ किया गया था बताइए।
कौन सा ऋण माफ किया गया था जी? अल्पकालीन ऋण माफ किया था, है ना। ठीक है, तो इसीलिए बोलते नहीं है कई लोग कि कौन सा किसानों का हर ऋण को माफ थोड़े ना किया गया था, अल्पकालीन ऋण, छोटा ऋण जो होता है। राज्य के सभी किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा कब से दी जा रही है? फ्लैट रेट पर, है ना, कि मतलब आप 100 रुपए महीना जमा करो और जितना बिजली जलाना है जला सकते हो। तो ये किसानों को कब से दिया जा रहा है? फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा। तो ये आपको दिया जा रहा है किसानों को अगस्त 2018 से। अगस्त 2018 से किसानों को फ्लैट रेट पर विद्युत की सुविधा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के किस तिथि से किसानों को पंप सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है? पंप सिंचाई से मुफ्त बिजली 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 से कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत याद रखेंगे? कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत पंप सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है 2009 से, 2 अक्टूबर 2009। किस वैज्ञानिक ने सर्वाधिक प्रजाति विकसित की धान की? तो ये जो है वैज्ञानिक थे छत्तीसगढ़ के एच.आर. रिझारिया। ये एच.आर. रिझारिया जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे ज्यादा धान की प्रजाति विकसित की है ना। धान के नाम से याद कर लेना रिझारिया जी को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? तो सीधी सी बात है, नारायणपुर। आप जानते हो ऐसा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर खेती कैसे करोगे जी? समझ रहे हो? तो इसलिए सबसे कम कृषि भूमि जो है वो नारायणपुर में है, 54 हेक्टेयर बताया था मैंने आपको, ठीक है। चौवन हेक्टेयर बीजापुर का है। 25,000 हेक्टेयर। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है जी। क्या ठंडी लगता है तो खांसी आ जाता है। खांसी बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन क्वेश्चन तो कंप्लीट कराने ही पड़ेंगे आज। चलो देखते हैं, है ना। 25 याद रखिएगा। तो सबसे कम कृषि योग्य भूमि 25,000 हेक्टेयर कहाँ है? नारायणपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बुनियादी बीज गुणन और प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड कोसा केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोसा, काजू, कोसा, इमली सब कहाँ है जी? बस्तर में। काजू, कोसा, इमली कहाँ है जी? बस्तर में है, याद रखिएगा, ठीक है। काजू, कोसा, इमली बस्तर। सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? तो सूखा, आपदा, ये सबसे निपटने के लिए योजनाओं को विकास खंड स्तर पर तैयार किया जाता है। और आप जब अधिकारी बनेंगे तो विकास खंड अधिकारी बनेंगे आप, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राज्य भंडार गृह निगम किस चीज का भंडार करेंगे? बीज का, खाद का। तो ऑप्शन नंबर बी सही आएगा। क्या सही आएगा जी? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। किसको ब्लॉक करना है जी? अच्छा, ब्लॉक खंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देते हुए कौन से निगमों की स्थापना की गई है? पहला काट दो, लास्ट काट दो। बीज एवं कृषि विकास निगम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, याद रखेंगे। ब और स याद रखेंगे। राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम। नेक्स्ट, सीमांत जोत का क्षेत्रफल कितना होता है? सीमांत किसान मतलब ऐसे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है। 2.5 एकड़ का मतलब 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, याद रखेंगे। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, मतलब लगभग 2.5 एकड़ में 3 डिसमिल कम होता है, ठीक है। 2.5 एकड़ में 3 डिसमिल कम होता है। सीमांत किसान का अभिप्राय क्या है? तो सीमांत किसान का अभिप्राय
2.5 एकड़ तक की भूमि वाले किसान हैं। कितने? 2.5 एकड़ तक की भूमि जिनके पास हो उनको सीमांत किसान कहा जाता है, छोटे किसान होते हैं। वर्ष 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कुल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवार 40 लाख हो चुके हैं। कितने हो गए? 40 लाख कृषक परिवार है छत्तीसगढ़ में, है ना? 40.10। 2018 के अनुसार कृषि जोत का औसत आकार कितना है? तो यह है 1.60 हेक्टेयर। समझाता हूं मैं। औसत मतलब पूरा छत्तीसगढ़ का जितना भी कृषि भूमि है उसको 40.10 मतलब जितने भी किसान परिवार है उन किसानों को अगर बांट दिया जाए तो एक को कितना मिलेगा? तो 1.6 हेक्टेयर मिलेगा, मतलब लगभग 4 एकड़ के करीब मिलेगा हर किसी को। ठीक है, इसका मतलब होता है औसत कृषि जोत का मतलब ये होता है कि पूरे किसानों को छत्तीसगढ़ राज्य की जमीनों को बराबर बांट दिया जाए कृषि भूमि को तो 1.6 हेक्टेयर मिलेगा, मतलब 4 एकड़ के करीब मिलेगा। ठीक है, ये औसत कृषि जोत का मतलब ये होता है। छत्तीसगढ़ के कुल कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे आसपास जुड़े कार्यों पर आश्रित है? तो अभी आपको बताया मैंने 82%, 82%। ठीक है, कृषि जनगणना 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? तो लघु एवं सीमांत प्रतिशत जो है 82% लघु एवं सीमांत किसान है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र केवीके की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में केवीके की संख्या हो गई है टोटल 27। कितनी हो गई जी? टोटल 27 कृषि विज्ञान केंद्र बना दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग सोचे भी नहीं थे ना कि इतना जल्दी इतना फास्ट ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा करके, है ना? लग रहा था 10 बज जाएगा, नहीं बजेगा, लेकिन 10 चिंता मत करो। टमाटर की राजधानी लुड़ेक, चावल अनुसंधान केंद्र लाभांडी रायपुर, किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, कोसा काजू कोसा इमली मतलब बस्तर, काजू कोसा इमली मतलब बस्तर। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ के किस पंचवर्षीय योजना में उद्यानिकी मिशन को चालू किया गया था? तो अब उद्यानिकी मिशन जो है, उद्यानिकी वाले टॉपिक में आ गए। सेकंड टॉपिक आ गया जी हमारा, और सेकंड टॉपिक आ गया मतलब फर्स्ट टॉपिक ही बड़ा था, उद्यानिकी पशुपालन मत्स्य। फटाक से निपट जाएगा, 5 मिनट और क्लास खत्म। ठीक है, उद्यानिकी की बात करें तो इसका शुरुआत 2005-6 में किया गया था। 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, एकीकृत बागवानी मिशन 2005-6 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चाय का संवर्धन, चाय को प्रमोट किस जिले में किया जाता है? तो आप सभी को पता है, चाय को प्रमोट जसपुर जिले में किया जाता है। कहां किया जाता है? जसपुर जिले में चाय को प्रमोट किया जाता है। और किस उद्यानिकी के क्षेत्र में किस फसल का अधिक उत्पादन होता है? तो सब्जियों का, क्योंकि बागान बनाकर, बगीचा बनाकर सब्जियों को बहुतायत उगाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भर भर के सब्जियों को उगाया जाता है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहां है? तो काजू कोसा इमली, याद रखेंगे, काजू कोसा इमली बस्तर। बस्तर मतलब बस्तर का जिला मुख्यालय जगदलपुर। नेक्स्ट, बागवानी में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो बागवानी में आपके फल, फूल और सब्जी को शामिल किया जाता है, लेकिन कपास को शामिल नहीं किया जाता है। बागवानी फसल में कपास को शामिल नहीं किया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस स्थान में टमाटर का अत्यधिक उत्पादन होता है? तो आप जानते हो टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन लुड़ेक में होता है ना? टमाटर की राजधानी कहा जाता है लुड़ेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र जसपुर जिले में स्थित है। कहां स्थित है जी? जसपुर जिले में स्थित है। देखो, है मामला समझ में, है ना? आप सोचो, इसी तरह से मैं आपको पूरा छत्तीसगढ़ के भूगोल के 17 टॉपिक एक ही दिन में कवर करा दूं, मजा आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं खुश रहूंगा तो आपको भी खुशी मिलेगा। तो एक ही दिन में सोचो 17 टॉपिक करा दो, पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल एक क्लास में पार। तो इसी तरह से चाहूं तो मैं आपको एक ही दिन में करा सकता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 घंटे में हो जाएंगे, लेकिन मजा आ जाएगा। नहीं, चलो, मजा आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, है ना? क्योंकि जब पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल एक क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा तो कम से कम 300 लोग अभी लाइव हो, 332 लोग करीब, कम से कम 3000 लोग लाइव होने चाहिए। तब हम आपके साथ हैं, जरूरी है आप हमारे साथ रहिए और भी लोगों को साथ रखिए, तब मजा आएगा। उसके लिए उतना मतलब होता नहीं है, माहौल होना चाहिए किसी चीज को पढ़ाने के लिए, या उस तरह से माहौल क्रिएट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में जिस तरह से आपके आंसर आते हैं, एक दिन में पूरा 17 टॉपिक के लगभग 4000 क्वेश्चन कराने के लिए, लगभग 4000 क्वेश्चन कराने के लिए, लगभग 4 नहीं 3000 क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन कराने के लिए
लगभग आपको जो है 3000 लोगों को लाइव रहना पड़ेगा, फटाफट आंसर करेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, ओहो देख रहे हो, खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पशु विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? कहाँ की हो? रायपुर में ही की गई होगी, सीधी बात है, इसका मुख्यालय रायपुर में है, लेकिन कब की गई थी? तो जून 2001 में की गई थी। राज्य पशुधन विकास अभिकरण जून 2001, याद रखेंगे, जून 2001 रायपुर में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, अभी 300 लोग हैं, तो 3000 लोग जिस दिन लाइव आ जाएंगे ना, उस दिन एक ही दिन में भूगोल करा दूंगा मैं। पशु संगणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पशुओं का सही क्रम क्या है? बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सही क्रम, तो सबसे कम तो हमारे यहाँ कौन है जी? कुक्कुट और बतख है, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद सुअर है, ये भी नहीं है। बकरे बकरियां हैं, डी ऑप्शन दिख रहा है। बकरे हैं, बकरियां हैं, उसके बाद भैंस है, उसके बाद बैल है, उसके बाद गाय है। याद रखना, बढ़ते क्रम में सबसे कम हमारे यहाँ कुक्कुट और बतख है। ठीक है, सबसे कम कितने हैं? नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे है ना, सबसे कम जो है वो सुअर है, याद रखेंगे, सबसे कम जो है सुअर है, उसके बाद बकरे बकरियां, उसके बाद भैंस, उसके बाद बैल, उसके बाद गाय, है ना। वैसे बैल तो गाय वंशी में ही आ जाएगा, गौवंशी में ही आ जाएगा। तो भैंस बकरा भैंस गाय, ऐसे एक कोड बना लो जी, है ना। सबसे ज्यादा गौवंशी, गौ से नीचे भैंस, भैंस से नीचे बकरे बकरियां, ठीक है, और उसके नीचे सुकर, ये कोड याद रखिएगा। कुक्कुट बतख थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि जान रहे हो कुक्कुट और जो बतख होते हैं उनका काउंटिंग अलग होता है, वो 1.87 करोड़ है ना, 187 लाख है। ये चारों का आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा। तो इसमें आप देखो, बकरा के बाद भैंस और गाय, तो ये इसी में मैच कर रहा है, बकरे के बाद भैंस और भैंस के बाद गाय, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लिए है। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र और जिला सम्मिलित है? तो अंजोरा, दुर्ग, पकरिया, सरगुजा, पकरिया सरगुजा नहीं, ये गलत हो जाएगा। सरगंडा, जगदलपुर, ये भी गलत। सकालो रायगढ़, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा जी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि पकरिया जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में है, सरगंडा बिलासपुर में है, और सकालो जो है ये अंबिकापुर में है, सरगुजा में। अंजोरा तो दुर्ग में, हमको पता है। ठीक, कौन कौन से पशुधन छत्तीसगढ़ में विद्यमान है? इसमें से कौन कौन से पशुधन छत्तीसगढ़ में है, तो बताइए। गौवंशी है, तो हाँ गौवंशी है हमारे यहाँ। भैंसवंशी है, हाँ है। बकरीवंशी है, भेड़ नहीं है। भेड़ कहाँ पाए जाते हैं हमारे, पाए जाते हैं बता दो, कहीं देखे हो? है भेड़ देखे हो? नहीं। ठीक है, कम मात्रा में पाए जाते हैं। अरे इस क्वेश्चन में घटते क्रम में जवाब है। घटते क्रम मतलब सबसे ज्यादा गौ है, गौ के बाद भैंस, भैंस के बाद बकरी, बकरी के बाद भेड़, तो अब सादा ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। अच्छा ऑप्शन है ए। अब सादा सबसे ज्यादा गाय है, उसके बाद भैंस, फिर बकरी, फिर भेड़। याद रख लेगा, भेड़ तो वैसे भी ना के बराबर है। ठीक है, बकरी वंशियों को ज्यादा लिया गया है। चलो ये ना ऐसे क्लियर नहीं होगा, पता है। इस क्वेश्चन से 101 नंबर के क्वेश्चन से फिर से रिपीट करना होगा, खास करके डेटा याद करते हुए, तब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, थोड़ा सा चीजें सुधार लेना, क्योंकि आंकड़े कुछ और ही बोल रहे हैं। देखो, बकरे बकरियों की अगर संख्या की बात करें, बकरे बकरियां छत्तीसगढ़ में 40 लाख है। कितने? एक मोटा मोटी आंकड़ा बता रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। 40 लाख, 40 में 4 घटाओ तो भैंस आ जाएंगे, 40 में 4 घटाओगे तो भैंस आ जाएंगे 36 लाख, है ना। और उसमें से 4 घटाओगे तो गौवंशी आ जाएंगे, तो गौवंशी जो है वो 32 लाख है। ये याद हुआ? देखो, है ना। थोड़ा सा 5 मिनट ले लेते हैं, अब आगे है लास्ट, तो क्या पता है, याद तो कर लो कम से कम, ध्यान रहे कम से कम। बकरे बकरियां 40 लाख, भैंस 36 लाख, गौवंशी 32 लाख, 40, 36, 32, 4 घटा देंगे, और सबसे लास्ट आएगा आपका सुअर। सुकर आपका 5 लाख है। कितना है? 5 लाख। और कुक्कुट और उसका तो मैं बता दिया 187 लाख, है ना। कुक्कुट और बतख, कुक्कुट और बतख की बात करें हम,
तो ये टोटल 187 लाख है, तो ये तो सबसे ज्यादा है। कुक्कुट और बतख की बात करें हम तो ये सबसे ज्यादा है ना। अभी जो भी बताया 101 क्वेश्चन से उसको आप फिर से आंकड़ों के आधार पर देखिए, क्योंकि बिना आंकड़ों के बात करना जो है ये तो याद कैसे करे वाला हो जाएगा, तो इसको आप याद करो पहले। बकरे बकरियां 40 लाख, भैंस 36 लाख, गौ 32 लाख और सुकर 5 लाख और कुक्कुट और बतख 187 लाख, ये पहले आप याद कीजिए। हाँ, तो हमारे जो यूआईएस एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है ना, उसमें कॉल करके बोलिएगा कि सर से कॉन्फ्रेंस में बात करा दीजिए करके, तो वो लोग कॉन्फ्रेंस कर देंगे, बात हो जाएगी मेरे से, ठीक है। ठीक है, तो हो जाएगा बात, क्योंकि जो कांटेक्ट नंबर है वो सब कौन रखे रहते हैं, तो जितना भी कांटेक्ट नंबर है वो सब जो है टीम रखे रहती है, तो बात करना हो अगर आपको मेरे से, तो वैसे भी अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ और 1 तारीख तक तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है टीम से बोलेंगे ना तो वो लोग बात करा देंगे, ठीक है। बकरे बकरियां 40 लाख, भैंस 36, गौवंशी 32, 40 36 32, सुकर 5 लाख, कुक्कुट और बतख 187 लाख, याद हो गया। अब इस हिसाब से बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में बताइए, तो बढ़ते क्रम में आप देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा बकरे बकरियां है, उसके बाद भैंस है, उसके बाद गौवंशी है, तो सीधी सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि गाय के बाद भैंस, बैल तो बीच में आ गया उसको छोड़ो, गाय के बाद भैंस, भैंस के बाद बकरे बकरियां, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं क्यों आंकड़ा बता रहा था, समझ में आ गया ना, आंकड़ा मैं इसीलिए बता रहा था ताकि आप इसको आंसर ले लोगे, ठीक है। नहीं, आंकड़े आंकड़े आप देखो, पहले आंकड़े देखो आप, ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से आप आंसर याद कीजिए। अब आगे बात करते हैं हम कि कौन से जोड़ी पशु प्रजनन क्षेत्र और जिला सम्मिलित है, तो अंजोरा दुर्ग, क्योंकि पकरिया जो है सरगुजा में नहीं है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, सरगंडा बिलासपुर में है और सकालो जो है वो अंबिकापुर सरगुजा में है, इसलिए बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। अब आप इस क्वेश्चन में आइए तो आप सही आंसर ले लेंगे। कौन से पसन विद्यमान है और इसको घटते क्रम में जमाना है, तो आप जानते हो घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा पहले लेंगे तो बकरी सबसे ज्यादा है, उसके बाद भैंस है, उसके बाद गौवंशी है और सबसे लास्ट में भेड़वंशी आएगा, तो 1 2 3 मतलब स ब अ द, ये किसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि बकरियां जो है वो 40 लाख है, भैंस जो है वो 36 लाख है, ठीक है, और गौवंशी जो है ये 32 लाख है, ठीक है। तो आंकड़ों के आधार पर अगर आप आंसर लेते हो तो बकरियां सबसे ज्यादा है तो स पहले आएगा, भैंस उसके बाद 36 लाख है तो ब आएगा, और गौवंशी जो है वो 32 लाख है तो वो तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है, उसके बाद आए मामला समझ में, ठीक है। बताओ क्लियर है तो हैंड रेस कर दो, हैंड रेस कर दो भाई, क्लियर हो गया करके ये चीजें, ठीक है, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मन में ये आ जाए कि हाँ मैंने जो बताया वो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर मैंने बता दिया आपको कि आंकड़ों के आधार पर बकरे बकरियां 40 लाख, भैंस 36 लाख, गाय 32 लाख, याद रखना। अब क्लियर हो गया, वही आंकड़ों को देखना पड़ता है, थोड़ा फास्ट ट्रैक चल रहे थे ना, इस कारण थोड़ा ज्यादा ही फ्लो में हम आगे बढ़ गए बताए, ठीक है, और मैंने इंडिया के हिसाब से शुरू में देख लिया था, ठीक है, इंडिया के हिसाब से अलग है थोड़ा आंकड़े, छत्तीसगढ़ के हिसाब से अलग है, तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से मैंने आंकड़ा बता दिया आपको, ठीक। नीली क्रांति की योजना का संबंध मत्स्य उत्पादन से, किससे है जी, मत्स्य उत्पादन से है, और छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन के लिए विभिन्न विभाग, मत्स्य पालन विभाग के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए मछली पालन एवं उत्पादन के लिए सतही जल कितना उपलब्ध है, तो टोटल जो सतही जल है वो उपलब्ध है 'इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, आंसर लोगे कैसे, बताता हूं। 1 पॉइंट टोटल कितना सतही जल उपलब्ध है जी, 1.999 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा, जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र का विकास कर लिया गया है, तो आंसर क्या होगा, कितना सतही जल उपलब्ध है, तो उपलब्ध है 1.999, याद रखिएगा, जिसमें से कितना विकास कर लिया गया है, इसमें से कितना विकास कर लिया गया है 1.961 लाख हेक्टेयर, जो कि कुल जल क्षेत्र का विकास, मतलब 1.999 का 1.961 कितना परसेंट है, 98.04% है, याद रखिएगा, 98.04 नहीं, 98.09%,
थोड़े आंकड़े हैं जी, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कुल जो है 1.999 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है सतही जल का, जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर विकसित कर लिया गया है, जो कि इसका 98.09% है। और इस आधार पर आज जो है मैंने कृषि का टॉपिक भी आपको कवर करा दिया। लास्ट में पशुपालन से रिलेटेड आंकड़े भी मैंने आपको बता दिए, मछली पालन में जल से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो भी बता दिए, उद्यानिकी में भी मैंने आपको सारी चीजों को बता दिया है ना, उद्यानिकी में भी मैंने आपको बता दिया है चीजों को। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मत्स्य पालन और पशुपालन में जो आंकड़े होते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिया, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद भी कोई समस्या रही जरूर बताइएगा, आपकी समस्याओं का निदान जरूर किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, और फिर हम मिलेंगे कल, अगर कुछ नया टॉपिक मिलता है, क्योंकि कुछ भौकाल लाना पड़ेगा कल, है ना, कल, क्योंकि आज जो है भूगोल खत्म हो रहा है, तो आज जाके सबसे पहले प्लेलिस्ट बनाना है आप लोगों के लिए, ताकि सारे वीडियोस आप एक साथ 31 दिसंबर तक देख लो, क्योंकि उसके बाद वीडियो रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको जो पशुपालन का जो आंकड़े याद किए कराए हैं वो जरूर याद कीजिएगा, और ये जो वीडियोस आपके लिए मैं लेके आता हूँ, जो आपको पढ़ाता हूँ, इसको आप शेयर जरूर करें, ठीक है। और प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस आप जाके, मतलब पुराने वीडियोस क्या पुराना और क्या नया, इससे रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग डायरेक्ट वहां से देख सके। एक मैं डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा, उस मतलब एक डिस्क्रिप्शन बना, मतलब डिटेल रहेगा उसमें पूरा, मतलब लिखा हुआ रहेगा कि लेक्चर 1 या उद्योग का ये लेक्चर है, मतलब एक पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम में एक पीडीएफ बनाकर फॉरवर्ड करूंगा, जिसमें उद्योग, कृषि उद्योग, वन, खनिज, परिवहन, जितने भी भूगोल के टॉपिक है वो सारे का यूट्यूब लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप, डायरेक्ट उस वीडियो में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं कल आपको शेयर करवा दूंगा, ठीक। क्लियर, चलिए। तो यहां तक ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के मैपिंग में बता रहा हूँ, दुर्ग संभाग, दुर्ग नहीं, हाँ दुर्ग ही, दुर्ग नहीं बोल रहा था, ऐसा था रायपुर, बच्चे बोल रहे थे रायपुर पढ़ेंगे, लेकिन दुर्ग संभाग की क्लासेस कल से चालू हो रही हैं, तो कल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग छत्तीसगढ़ का मैपिंग पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल भूगोल बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, वो लोग आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको जो है क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी। और जो मैंने सरगुजा और बिलासपुर संभाग पढ़ाया है उसके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। भारत का जीके चालू करना है, ओके, ठीक है, क्लियर। टेस्ट सीरीज के बारे में, टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा ये इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, ये हमारा यूआईएस एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है 6269444044, यहाँ से आपको एक मैसेज जाएगा, ऑटोमेटिक जो मैसेज है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसा इस वीडियो के लास्ट में बता दीजिएगा कि कौन से क्लासेस लेनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके डिमांड को भी ध्यान में रखा जाएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। भूगोल तो आज कंप्लीट हो गया, क्यों नहीं होगा जी। हेल्प टेस्ट सीरीज सेल्फ चेक के लिए होता है, टेस्ट सीरीज चाहे आप कोर्स ज्वाइन करें चाहे मत ज्वाइन करें, मेरा ये मानना है कि एक एस्पिरेंट को जो है टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना ही चाहिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के व्यापम के लिए वस्तुनिष्ठ जो है आने वाला है हमारे एकेडमी का, यूआईएस एकेडमी का छत्तीसगढ़ व्यापम, मतलब सीजी व्यापम वस्तुनिष्ठ, वो वस्तुनिष्ठ में आपको इंडिया जी के कंप्लीट मिलेगा भाग 1, और भाग 2 में छत्तीसगढ़ कंप्लीट होगा, जिससे आपको जो है तैयारी करने में आसानी होगी। बुक्स के की पॉइंट्स ये रहेंगे कि क्वेश्चन का आंसर के साथ व्याख्या भी दिया रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट करना है, जैसे ही मैं उस बुक का फ्रंट पेज दिखाऊंगा उसको शेयर करना है अधिक से अधिक लोगों को, ठीक है। अब मिलते हैं हम कल, अब जाने दो, है ना, टाइम हो गया, पिताजी का फोन आ रहा है, बताए घर से निकाल देंगे भाई, है ना, समझो, क्योंकि इतने देर तक अलाउ नहीं है बाहर रहना, ठंड में खास करके, तो घर से निकाल दिए जाएंगे, उससे अच्छा मैं घर पहुंच जाऊं, ठीक है, समय पे घर पहुंचना जरूरी है। चले।
आरक्षक भर्ती का अब देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं